नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आप सब लोगों को नेशन नाउ की तरफ से जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय सिया राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, शलोम, नी हाओ इन चाइनीज, कोनिचिवा इन जापानीज। प्रदीप जी, Abariako Jambo Bana. That's he's Swahili, he's East Africa. He's deliberately added a couple of lines so that I don't repeat it. But I tell you what, the Prime Minister's interview, we watched the Prime Minister's interview to ANI Smita Prakash, Brigadier Raman Rao's daughter, Sanjeev Prakash's wife, and Mr. Modi touched on all subjects, including the electoral bonds, including everything else. And he actually said that now that the Ram Mandir has been made, अब कांग्रेस के पास कोई मुद्दा बचा नहीं. Exactly, sir. I mean, that's turning the whole thing around, is it? Let's ask Mr. Rakesh Shetty of the Congress. Rakesh Shetty साहब इस वक्त हैं हमारे साथ कांग्रेस के. Rakesh Shetty साहब नमस्कार. Namaskar. Good evening. How are you, sir? How are you? I'm doing well. Where are you sitting right now? I mean, it's such a beautiful background. Where is that? This is my home office. Actually. Wow, beautiful, lovely, absolutely lovely. राकेश शेट्टी साहब, वेलकम टू द शो. आपको नमस्कार, जय सिया राम, हर हर महादेव और बाकी सब भी. जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद. तो सर, मोदी जी ने कहा कि राम मंदिर बनने के बाद आपके पास कोई मुद्दा नहीं रहा, कांग्रेस के पास, ऐसा बोला उन्होंने. देखिए, पहली बात तो हमें ये समझना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी जी 2014 में और 19 में जब लोगों को वादा करके आए थे, तब अपना एक मैनिफेस्टो लेके आए थे जी. और उस मैनिफेस्टो में लोगों को कुछ वादे किए गए थे. अभी मैं बार बार वही रिपीट करूंगा. 15 लाख बोला था, 2 करोड़ नौकरी बोला था. उन्होंने बहुत ही अच्छा एक स्कीम बताया था कि स्विस बैंक से जिन लोगों का भ्रष्ट लोग, करप्ट पॉलिटिशियन लोगों का पैसा है, उसको वो वापस लाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा था. और उनका ये कहना था कि कांग्रेस जब 2013 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो सरकार है, वो लिस्ट छुपा के रखी है. जैसा मैं प्रधानमंत्री बनाऊंगा, स्विस बैंक का वो काला धन का लिस्ट पब्लिक के सामने लाऊंगा. और आज हम देखते हैं, स्विस बैंक तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पे एसबीआई का लिस्ट देने के लिए ये लोग कोर्ट के सामने समय मांग रहे थे. मगर धन्यवाद हो सुप्रीम कोर्ट का, वो लोग ने फटकारा एसबीआई को और इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो पूरा काला चिट्टा है वो देश के सामने किया. और जब ये काला चिट्टा बाहर आने के बाद क्या दिखने में आता है कि 41 कंपनियों ने, इन्होंने करीबन 2,500 करोड़ भारतीय जनता पार्टी को दिया है. और 41 वो कंपनियां हैं जिनके ऊपर इनकम टैक्स और सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन चालू. नरेंद्र मोदी जी कोयला घोटाला की बात करते हैं. जिस कोयला घोटाला का मुख्य आरोप, में बोल रहा हूं कि एक्यूज जो है वो नवीन जिंदल थे, उसी नवीन जिंदल को आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्टी में शामिल कर उनको लोकसभा का सीट दिया. नरेंद्र मोदी जी बात करते हैं आदर्श घोटाला का. उसी आदर्श घोटाला के मुख्य आरोपी अशोक चव्हाण जी को भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी में शामिल करती है और भेज देती है राज्यसभा. नरेंद्र मोदी जी बात करते हैं भोपाल में 70 करोड़ इरिगेशन स्कैम. उसका जो मास्टरमाइंड है अजित पवार, उसको अपने साथ अलायंस करवा लेती है और उसको डेप्यूटी सीएम करवा देती है. ऐसे एक लिस्ट है पूरे कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, जिनके ऊपर किरीट सोमाया जी ने लगातार आरोप किया. हसन मुशर्रफ हो, वो हमारे शिवसेना गठ के नेता हो, आज ये सभी लोगों का ऊपर जो ईडी, सीबीआई और प्रताप सरनायक हो, ऐसे लोगों का इन्वेस्टिगेशन पे क्लीन चिट दिया जा रहा. तो देश की जनता, हाँ राम मंदिर हुआ, ये कोई आप ऑर्डिनेंस करके नहीं शुरू हुआ, बाकायदा हाई सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट पास हुआ और दोनों मुस्लिम्स हो हिंदू हो, दोनों ने ये वर्डिक्ट को माना और अयोध्या राम मंदिर का वहां पे निर्माण हुआ. मुझे क्यों ये पता नहीं चल रहा कि प्रधानमंत्री क्यों इसका क्रेडिट ले रहे, क्योंकि
क्योंकि आपको अगर लेना होता तो आप ऑर्डिनेंस लाके उसको पास करा के करवा लेते, मगर आपके ऑर्डिनेंस से ये नहीं हुआ। राम मंदिर ये कोर्ट के माध्यम से हुआ, और राम मंदिर इशू जो है ये 1947 से है। मतलब जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे प्राइम मिनिस्टर, तभी कुछ लोगों ने वहां पे राम मंदिर रखा। उसके बाद चबूतरा में उनका पूजा होती रही। किसी ने नरेंद्र मोदी जी से पूछा नहीं कि जिस जगह पे वो लगातार पूजा हो रही थी, उसके बाद राजीव गांधी जी ने पूजा करने का अनुमति दी। भारतीय जनता पार्टी तो 1989 में जब वो पूरी तरह हार गए थे, उनके सिर्फ 2 सांसद चुन के आए, उसके बाद एक मीटिंग में उन्होंने तय किया कि ये राम मंदिर का जो इश्यू चला आ रहा है इतने साल से, ये भारतीय जनता पार्टी को अपनाना चाहिए। ये तो बहुत बाद में आए लड़ाई में, मगर ऑल सेड एंड डन राम मंदिर बन चुका है। मगर नरेंद्र मोदी जी को इसके ऊपर कोई अपना उनका योगदान है ऐसा मैं नहीं मानता हूं। अगर योगदान होता तो वो ऑर्डिनेंस ले आते, मगर जो कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद हुआ। लेकिन शेट्टी साहब मोदी जी ने तो इसको बिल्कुल उल्टा कर दिया। अभी तक आप ये बोलते थे और अभी भी बोल रहे हैं कि अब तो राम मंदिर बन गया तो मुद्दा खत्म हो गया। अब वो कह रहे हैं कि अब तो राम मंदिर बन गया तो कांग्रेस के लिए मुद्दा खत्म हो गया। वो कहते हैं कि आपने इसको मुद्दा बनाया हुआ था मुसलमानों का वोट लेने के लिए। सर यही बोलना कि अभी राम मंदिर होने वाला है, अब बनने वाला है, अब बनने वाले। देखिए, प्राइम मिनिस्टर को तो मैं कहता हूं कि वो बहुत ही ईमानदार अपने आप को कहते हैं, तो उनको पब्लिक के सामने अपना 10 साल का कार्यकाल उसको कंपेयर कर दीजिए आप मनमोहन सिंह जी के 10 साल में, क्योंकि कांग्रेस का भी 10 साल हुआ, आपका भी 10 साल हुआ। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखता हूं। जीडीपी का था एवरेज कांग्रेस के 10 साल में 7.7% था। भारतीय जनता पार्टी के समय पे अभी ये जो 10 साल हुआ 5.7% ग्रोथ है। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मनमोहन सिंह जी के टाइम पे 1087% से ग्रोथ हुआ था। एफडीआई नरेंद्र मोदी जी के समय में 70.7% ग्रोथ हुआ। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कांग्रेस के 10 साल में 27% हुआ, मोदी जी के समय पे 20% हुआ। एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेफिसिट, एक्सपोर्ट जो है हमारा 400% से ग्रोथ था, नरेंद्र मोदी जी के समय पे 40% से ग्रोथ है। तो ये जो ट्रेड डेफिसिट है इसके कारण डॉलर्स के मुकाबले रुपया कमजोर हुआ। अब मनमोहन सिंह के समय पे अगेंस्ट $1 61 रुपीस था। आज मोदी जी के यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट हुआ, इसलिए वो 84 रुपीस पे आ गया। तो पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का देख लो, पेट्रोल का प्राइस कांग्रेस के समय 71 पे था, आज क्रूड ऑयल का प्राइस गिरने के बावजूद आप 97 पे है। डीजल का प्राइस 55 पे था, आज नरेंद्र मोदी जी के सर 106 रुपए पे, 97 पे कहां है? टुडे इट इज 104 रुपीस 60 पैसा इन बॉम्बे। एवरेज बोल रहा हूँ, पूरे देश का मैं पकड़ रहा हूँ। डीजल का 90 रुपया है, एलपीजी हमारे समय पे 450 का था, अब 1100 का है। और देश के ऊपर कर्जा 1947 से 2013 तक अलग अलग सरकारों ने कर्जा लिया देश के डेवलपमेंट पे। कुल कर्जा 58 लाख करोड़ था। आज नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ 10 साल के अंदर 177 लाख करोड़ कर्जा लिया है। मैं जानना चाहता हूं, जब इतना कर्जा लेने के बावजूद जीडीपी नहीं बढ़ता है तो फिर ये पैसा गया कहां पे? दूसरी एक चीज, आज हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर, उनके हस्बैंड जो बहुत बड़े इकोनॉमिक्स है, वो ये कहते हैं कि देश का सबसे बड़ा घोटाला जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड है। वो क्यों कह रहे? जो भारतीय जनता पार्टी के जम्मू एंड कश्मीर इतना सेंसिटिव जगह के गवर्नर थे सत्यपाल मलिक जी, उन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी जी की जब सरकार थी है और वहां पे राम माधव करके आरएसएस के बहुत बड़े पदाधिकारी है, भारतीय जनता पार्टी के महासचिव भी है, उनके ऊपर 200 करोड़ का रिलायंस के इंश्योरेंस कराना तक सरकारी कर्मचारियों का 200 करोड़ का रिश्वत की बात की गई। कहां पे इनके ऊपर ये इन्वेस्टिगेशन हो रहा है? जो कंप्लेनेंट है वो अभी पूर्व गवर्नर बन के, उनके ऊपर आपने सीबीआई और ईडी की इंक्वायरी लगा दी। और आज
हमने सबसे बड़ा देखा कि कलेश्वरम नाम का डैम है हमारे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जी 83,000 करोड़ का बजट था, उसको बढ़ाकर 1,18,000 करोड़ पे ले गए। और इस कंपनी जिसने ये डैम का बांधकाम किया, मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, इनका भी इलेक्ट्रल बॉन्ड पे नाम आया कि इन्होंने करीबन 1,000 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी को चंदा के रूप में दिया है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ये ईमानदार नहीं हो सकते, ये भ्रष्टाचारी है। और मैं आपको वादा करता हूं जब भी कांग्रेस की सरकार आएगी तब इन सभी के ऊपर कार्रवाई किया जाए। शेट्टी साहब, बट व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी इज सेइंग, प्राइम मिनिस्टर मोदी का कहना है उनका 60 साल आप इकट्ठा करो, हमारा 10 साल आप कंपेयर कीजिए। बोले हर चीज में, एयरपोर्ट 70 साल में, अभी 60 साल में 70 बना, मोदी जी ने 148 कर दिया। उन्होंने 60% OROP, 1 रैंक 1 पेंशन, बोला मोदी जी का कंट्रीब्यूशन, 51.95 जनधन करोड़ जनधन अकाउंट्स, 35 लाख करोड़ डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर। जब उनका कहना है कि राजीव गांधी जी के वक्त पर आप कहते कि करीबन 85% सिस्टम में खो जाता था, अभी 100% डीबीटी हो रहा है। 25 करोड़ लोगों को उन्होंने पॉवर्टी लाइन के ऊपर लिखे आए हैं। वुमन, जब महिला नारी शक्ति वंदन अधिनियम, वुमन परमानेंट कमीशन इन द आर्म फोर्सेस, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनकॉर्पोरेट किया। आपने 11th बिगेस्ट इकोनॉमी आपके वक्त था मनमोहन सिंह जी के टाइम पे, 10 साल के अंदर ही मेड इट 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। दैट इज व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी सिंह। एंड 3rd बिगेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द होल वर्ल्ड। ये सब, और जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि बुलेट ट्रेन में चाहता हूं, द मैनिफेस्टो, बुलेट ट्रेन अभी वेस्ट में शुरू किया, मैं ईस्ट में शुरू करूंगा, नॉर्थ में शुरू करूंगा, साउथ में शुरू करूंगा। नाउ ही इज आल्सो कमिंग आउट फिगर्स। whom should the people believe? शेट्टी साहब, देखिए, जो बुलेट ट्रेन अभी भी चालू नहीं है, और मेट्रोज आप देखिए ये कांग्रेस के समय के है। ये मुंबई का एयरपोर्ट और ये सब जो डेवलपमेंट है ये भी कांग्रेस का है। आप घर का इंटीरियर करते हो तो 2 से 3 साल जाता है। IIT, IIM, एम्स ये बनने के लिए 5 से 7 साल जाता है। मोदी जी ने 2014 से 19 के बीच में जितने बड़े बड़े उद्घाटन किए, इस सबका शुरुआत कांग्रेस के समय में हुआ था। आप मंगलयान ले लो या IIT और IIMs कर लो। हमारे यहाँ पे एक पत्रकार है कुमार केतकर जी, नरेंद्र मोदी जी यूएस में जाते हैं और कहते हैं कि एवरी ईयर हम लोग यहाँ पे एक नया IIT, एम्स और IIM बना रहे। तो उन्होंने जब RTA डाला तो राज्यसभा के स्पीकर ने उनको जवाब दिया कि 2019 से 2023 तक देश में एक नया एम्स, IIT और IIM नहीं बना है। तो जितना नरेंद्र मोदी जी बात करते हैं, मुझे बोलना नहीं चाहिए, मगर प्रधानमंत्री जी खुलेआम पब्लिक के सामने झूठा नंबर पेश करते हैं। और वो प्रूव इसलिए होता है क्योंकि जो आज बेकारी इतने बड़े पैमाने पे है, किसान नाराज है, लेबर के अगेंस्ट आपने 4 कानून लाया वो नाराज है, हमारे जो मिलिट्री में लोग ज्वाइन होते थे, जो हमारे नौजवान दोस्त है, उनको 20 साल का सर्विस मिलता था, ये 1 रैंक 1 पेंशन की बात करते थे, पेंशन ही नहीं देना पड़ेगा, इसे 4 साल का अग्निवीर बना लिया। ये सारे मुद्दे हैं, परिस्थिति लोगों के सामने है। और अगर नरेंद्र मोदी जी अपने 10 साल के कार्यकाल में इतने अगर कॉन्फिडेंट होते तो इनको, जो लोगों को ये खुद भ्रष्ट बोलते थे, ऐसे लोगों को कैंडिडेट नहीं बनाते। आपको बता देता हूं, भारतीय जनता पार्टी के पास आज पूरे देश में करीबन 350 डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसेस बन गए, मगर आज लोकसभा के कैंडिडेट नहीं मिल रहे। इनको कैंडिडेट्स इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं, एनसीपी से, शिवसेना से, कांग्रेस से। अगर इतने सक्षम रहते तो अपने कैंडिडेट को ये लोग नरेंद्र मोदी जी को मैदान में उतारना चाहिए और लड़ाना चाहिए। राकेश शेट्टी साहब, माफी चाहता हूं क्योंकि अभी क्या है कि बहुत अच्छी बात हो रही है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। अभी जो आप बात कर रहे हैं, कितने IIT बने, कितने IIM बने, उसके ऊपर डिबेट हो सकती है, क्या हो सकती है, वगैरह वगैरह। क्योंकि राज्यसभा के अंदर जो जवाब दिया गया वो जवाब दिया गया 2019 में दिया गया, फिर उसके बाद जो जवाब आया वो अलग आया, उसके बाद डिबेट हो सकती है, चली जाने दीजिए। क्योंकि काफ़ी वहाँ पे जो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे,
बाकी जो थे उनको अपग्रेड करके उनको आईआईटी का दर्जा दे दिया गया। मैं एक और सर प्लीज आई एम कमिंग टू यू ओनली सर, आई एम कमिंग टू यू ओनली। एक ही मिनट, बोलिए। आपके ऑफिस के नजदीक अपना आईआईटी का कैंपस है, इसके पीछे निट्टे का कैंपस था जी, उसको अभी नाम बदलकर आईआईएम बनाया गया। जी करेक्ट। मैंगलोर में था, मैंगलोर में सूरतकल इंजीनियरिंग कॉलेज था सर, गवर्नमेंट कॉलेज था, उसको नाम बदलकर आईआईटी बनाया। मैं 9 साल का था तब से वो कॉलेज एग्जिस्ट कर रहा था, उसका नाम बदलकर उसको आईआईटी कर दिया। No, over here there is a problem, as I said. You don't have the requisite faculty, you don't have the requisite teachers, you don't have the facilities which go along with being an IIT, and even as far as the All India Institutes of Medical Sciences are concerned, it is quite true that they have been made in various places which have been given the name of All India Institutes of Medical Sciences, but then the question arises, I am saying so because I am coming to another question, I am saying so because you have mentioned it. Why is it that practically every major leader in every state rushes to Delhi All India Institute of Medical Sciences to get treated, if indeed there are All India Institutes of Medical Sciences all over the place? So that remains a major question. Now the question I am coming to is a somewhat frivolous question, but necessary. क्योंकि सर क्या है कि डिबेट का जो दर्जा है जो अभी आप बात कर रहे हैं वो जबरदस्त है, वो असली इशू है, असली विषय है, लेकिन क्या होता है कि पिछले कई सालों से हम लोग देख रहे हैं कि डिबेट का जो स्तर है वो बिल्कुल डाइवर्ट कर दिया जाता है। फॉर इंस्टेंस, मंडी में द ऑनरेबल कैंडिडेट फ्रॉम द भारतीय जनता पार्टी, मिस कंगना रनौत, शी इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस. I loved her performance in Tanu Weds Manu Part 1 and 2 both, and in Queen, but she's a very good actress. अब वो जिस प्रकार की भाषा इस्तेमाल कर रही हैं विक्रमादित्य सिंह जी के लिए, राहुल गांधी जी के लिए, वो कहती हैं कि मुझे तो बड़ी दया आती है उन पर कि राहुल गांधी जी की शादी नहीं हो रही है, सुनने में आया था उनकी मोहब्बत हो गई किसी से लेकिन वो शादी नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरीके से माई वेरी डियर फ्रेंड, आई रियली रिस्पेक्ट हर, स्मृति ईरानी जी, she is also saying all sorts of things about Rahul Gandhi. I think that's a bit unfair, don't you think, Mr. Rakesh Shetty? Why are we stooping to this level? For what? I don't understand. Both these most respected ladies have a wonderful record in the sense that you have Mr. Modi's manifesto. मोदी जी का जो 10 साल का रिकॉर्ड है वो कहते हैं हमारे 10 साल और उनके 60 साल, बोलते हैं ना सर, तो उससे बात कीजिए, उस पर बात कीजिए। अब ये बताइए, व्हाई आर दे मेकिंग दीज पर्सनल अटैक्स? सर बताइए प्लीज। जब देखिए क्या है ना, सब हर एक व्यक्ति राहुल गांधी को टारगेट इसलिए करता है और इसलिए करता है बिकॉज ही इज वेरी मच रेलेवेंट। उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा किया, उसके पहले भारत जोड़ो यात्रा किया, उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर चले गए, उसके बाद मणिपुर से मुंबई तक आ गए जी। तो आज इनको ये बहुत इजी टारगेट राहुल गांधी जी है, मगर राहुल गांधी जी तो इनकी तरफ देख भी नहीं रहे, इनको क्रिटिसाइज भी नहीं कर रहे। राहुल जी बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति है, वो अपना काम कर रहे। हमें 3 बार मुझे मौका मिला उनसे मिलने का जब वो महाराष्ट्र में थे। वो जब हमसे इंटरेक्ट करते थे वो बोलते आई एम जस्ट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, व्हाई डू पीपल वांट्स टू मीट मी, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई Gautam Adani wants to meet me or Mukesh Ambani wants to meet me. What are they expecting from me? I am in opposition. I am just a member of parliament. I am not even the party president. तो वो राहुल गांधी खुद अपना इतना लो प्रोफाइल रखते। मुझे ऐसा लगता है कि कंगना रनौत हो या स्मृति ईरानी हो, इनको मीडिया स्पेस में आने के लिए उनको राहुल गांधी को क्रिटिसाइज करना पड़ता है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे आप अच्छा पॉलिटिशियन नहीं बन सकते। जब हम आज पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, महात्मा गांधी हो, सरदार पटेल हो, इंदिरा गांधी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, इन सब का जब आप भाषण सुनते हैं, उन्होंने अपना डिग्निटी ऑलवेज मेंटेन किया है जी। और जब कटाक्ष भी करते थे कविता के रूप से करते थे। इसमें एक और छोटी सी चीज आपसे पूछना चाह रहा हूँ, कंगना रनौत जी वही हैं जिन्होंने अभी भी कहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, वो राजनीति में मैं तो देखिए मैं कांग्रेस में वो
भाजपा में है, मगर मैं समझता हूँ वो उनका फील्ड नहीं है, अभी अभी वो राजनीति में आई, इसलिए उनसे वो गलती भी हो। लेकिन अन्नामलाई जी तो आईपीएस में थे सर, वो तो आईपीएस ऑफिसर हैं, उन्होंने कैसे कह दिया महात्मा गांधी वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर? तो वही देखिए, अभी कंगना रनावत एक शो में जाती है और कहती है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्राइम मिनिस्टर इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि उनको अंग्रेजी नहीं आती। अब इनको कौन बताएगा, ही वॉज अ बैरिस्टर फ्रॉम लंदन। Yes. और वो धोती इसलिए पहना था क्योंकि उनको बारदोली का आंदोलन करना था। तब महात्मा गांधी जी ने उन्हें कहा था कि अगर आप आंदोलन का नेतृत्व करोगे तो आपको वेशभूषा उन खेडूत जैसा रखना पड़ेगा और उनसे घुल मिलकर आपको आंदोलन शुरू करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने but you know, Amit Shah has been very critical about the Congress. He said Congress was against Article 370 abrogation right from Jawaharlal Nehru to here. He said the vote bank politics Congress का उनको हमेशा मजबूर किया इस 370 को अपोज करो abrogation. नॉर्थ ईस्ट में भी शेट्टी साहब, योर कांग्रेस, द कांग्रेस हैज ऑलवेज बिलीव्ड इन डिवाइड. दैट इज व्हाट अमित शाह सेज. बोला कि मोदी जी का पॉलिसी इज नॉट डिवाइड, इट इज डिवाइन. और उन्होंने 6,600 करोड़ नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट के लिए अलॉट कर दिया, जो आपके सरकार में कभी होता नहीं था. तो यू ऑलवेज तुष्टीकरण का राजनीति, that prevented you from taking major policies. शेट्टी साहब देखिए, अभी अमित शाह जी का जो 370 को लेके क्या नॉलेज है मैं तो नहीं जानता, मगर जिन लोगों ने इतिहास पढ़ा है या समझते हैं उनको पता है 370 वो अरेंजमेंट और एक टेम्पररी अरेंजमेंट था कश्मीर के लोगों के साथ, कश्मीर की जनता के साथ, वहां की सरकार के साथ, क्योंकि वहां पे आप जानते हैं कि सिचुएशन अलग हो गई थी, पाकिस्तान के लोग वहां पे कब्जा कर रहे थे और हमें यहाँ से फोर्सेस भेजना पड़ा, तब ये साइन किया गया था और उसके बाद 370 का ये जो कलम था. तो मैं आज पूछना चाहता हूँ, आपने 370 हटा दिया, इसमें क्या हो गया? वहां पे इंटरनेट सस्पेंडेड है, वहां पे कौन सा बड़ा इन्वेस्टमेंट आ गया? मतलब ये आज आप कोई भी आम व्यक्ति को पूछो कि 370 हटा लिया तो क्या फायदा हुआ, तो कुछ लोग बोलेंगे वहां पे हम जमीन ले सकते हैं, दूसरा बोलते हैं कि वहां की लड़कियों से हम शादी कर सकते हैं. तो ऐसे रीजन लोगों के पास है. मेन बात ऐसी है कि हमारे लोकसभा में जो कानून बनता था वो वहां पे लागू नहीं होता था, वहां के असेंबली के पास अधिकार था अपने लोगों के लिए कानून बनाने का. 370 हटाने के बाद अपना जो जितने कानून है वहां पे डायरेक्ट इंप्लीमेंट हो गए. मगर ये भूलना नहीं चाहिए कि जितने भी कानून बने थे 99% वहां के असेंबली ने भी पास करके वहां के पे वो इंप्लीमेंट किया जा रहा था. राहुल गांधी जी, you can continue. अमित शाह जी, एक तो देखिए क्या है कि ही इज अ होम मिनिस्टर, बहुत सीनियर है, ठीक है, मगर उनका जो मोदी जी बोलते हैं वही बात वो तो नहीं मानते. नरेंद्र मोदी जी हमेशा परिवारवाद के खिलाफ बात करते हैं और अमित शाह अपने ही बेटे को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाते हैं. गौतम गंभीर जो दिल्ली से सांसद है, उन्होंने खुलेआम बोला कि जिस व्यक्ति को बैट पकड़ना नहीं आता, जिस व्यक्ति ने कभी 1 लाख के क्राउड में परफॉर्मेंस नहीं किया, वो व्यक्ति एसी कमरे में बैठ के ये डिसाइड करता है कि कौन सा प्लेयर को बीसीसीआई को प्रमोट करना चाहिए. उसने ओपनली अमित शाह के जो लड़के जय शाह उनको क्रिटिसाइज किया है. तो सबसे पहला अमित शाह जी को तो अपने जो लीडर है नरेंद्र मोदी जी, उनकी बात को इंप्लीमेंट करना चाहिए. परिवार मोदी जी आगे जाके यू क्रिटिसाइज राहुल गांधी जी, बोलते राहुल गांधी जी ने कहा कि मैं एक झटके में देश के गरीबी को मैं मिटा दूंगा, खत्म कर दूंगा. दैट इज व्हाट राहुल गांधी सेड. नरेंद्र मोदी जी से बोल रहे कि 60 साल में आपने इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया, गरीबी जो हटने वाला था. एंड जो आपके पेट प्रोजेक्ट महालक्ष्मी योजना, जो राहुल गांधी जी बार इन एवरी मीटिंग्स ही इज प्रोपेगेटिंग दैट कि गरीब महिला को 1 लाख रुपीस पर एनम, 8,500 रुपीज ही विल घर बैठे आई मीन दैट इटसेल्फ इज अ ग्रेट. अगर वो हासिल हो गया, अगर आप कर पाए, it will be one of the greatest decisions that will
probably eliminate poverty to a larger extent, because 8,500 per month for a woman is a very, very good amount. Fantastic. But Modi ji says question है, आप कैसे achieve करोगे, खजाना आप पूरे बर्बाद कर दोगे. No, that is what Modi ji says. Rahul Gandhi ji का policy is not acceptable to the people because it's lies. Shetty ji. See, when you talk about a welfare state क्या होता है? मैं आपको उसका एक उदाहरण देता हूँ. यूपीए 1 और 2 में कांग्रेस की सरकार ने कॉर्पोरेट जगत का करीबन 2 लाख करोड़ लोन था, उसको माफ कर दिया था ताकि वो सस्टेन कर पाए, और फार्मर्स का करीबन 85,000 करोड़. नरेंद्र मोदी सरकार ने कॉर्पोरेट्स के अपने मित्रों का 15 लाख करोड़ माफ किए 10 साल में, और किसान के लोन के बारे में उनका कहना है कि हम ये माफ नहीं करेंगे. इससे दिखता है कि नरेंद्र मोदी कॉर्पोरेट जगत को तो आगे बढ़ाना चाहते हैं बट किसान के साथ नहीं है. राहुल जी ने अभी इस मैनिफेस्टो में जो वादा किया है, स्टूडेंट्स को वादा किया है कि जो बच्चे ग्रेजुएट करेंगे उनको 1 लाख का स्टेपन मिलेगा, महिलाओं को पर मंथ 8,000 देगा. तो दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. ये वेलफेयर स्टेट ऐसे ही चलेगा. सब पैसा कुछ ही 21 परिवार के साथ 70% धन दौलत है. आप समझो इस बात को. तो अगर हम 15 लाख करोड़ रुपया कॉर्पोरेट्स का माफ कर सकते हैं तो 1 लाख करोड़ क्यों नहीं, वो जो गरीब तबका है उनको क्यों नहीं दे सकते हम? दैट व्हाट राहुल जी इज सेइंग एंड आई थिंक दिस इज अ फैंटास्टिक स्कीम. और उसमें जो सबसे नीचे तबके के लोग हैं उनके पास भी भरपेट खाना खा पाएंगे, कुछ काम उद्योग कर सकेंगे. जी राकेश शेट्टी साहब, मोदी जी ने ये भी कहा है कि आपका जो मैनिफेस्टो है वो अभी तो भारत की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर ही देगा. जो अभी 25 साल से कम के लोग हैं हिंदुस्तान में इस वक्त, उनके भविष्य को भी खत्म कर दिया है. अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए तो, अलबत्ता तो वो बोलते हैं कि मैं तो तीसरे टर्म के लिए आ रहा हूं, कुछ नहीं है क्योंकि जीतने वाले तो हो नहीं आप, ऐसा करके बोला उन्होंने. सर जी, या they say, he says your manifesto will be a disaster for the country. Sir, देखिए गलत बात है. हमेशा देश के प्राइम मिनिस्टर है, ये हमेशा नरेंद्र मोदी जी अभी अमित शाह बने नहीं है, बनने वाले हैं. नहीं, मैं नरेंद्र मोदी जी का ही बोल रहा हूँ जी. नरेंद्र मोदी जी जो है, कैमरा शिफ्ट हुआ है क्या? No, you're fine. Now you're fine. Your image is centered, the background is looking great, you're looking great. Even the lighting is very good. जी बोलिए सर. नरेंद्र मोदी जी हर बार इलेक्शन को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं. मुझे ऐसा लगता है हमारा जो मैनिफेस्टो है परफेक्ट है, और हमने ऐसे ही ये मैनिफेस्टो घर पे बैठ के नहीं बनाया. मुझे तो ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को अपना 2014 और 19 का जो मैनिफेस्टो उसको चैट जीपीटी में बैठ के बना दिए तो हो जाता उनका. हमने पूरा सर्वे कन्याकुमारी से कश्मीर, मणिपुर से मुंबई तक लोगों से सर्वे कर ये मैनिफेस्टो को बनाया है. इसमें हर जात धर्म के लोगों को इसमें शामिल किया है. युवा हो, महिला हो, बेरोजगार है, एजुकेटेड क्लास है, हर एक को ये इसके लिए कुछ ना कुछ आपको मिलेगा. और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस एक ईमानदार पार्टी है और ईमानदारी से जो कुछ वादा कर रहे वो लोगों को डिलीवर करना चाहती है. भारतीय जनता पार्टी electoral bonds, what Prime Minister Modi said was, I wanted to cleanse the system, I want to bring transparency during elections. तो मैंने ब्लैक मनी को इलेक्टोरल प्रोसेस पॉलिटिक्स से खत्म करने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स लेके आया, नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं. बट अनफॉर्चुनेटली इट्स बैंड. बोले अनफॉर्चुनेटली इट इज बैंड, द ट्रांसपेरेंसी इज गॉन. एंड ही गोज फर्दर, ही सेज 63% ऑफ द फंड्स हैव कम टू ऑपोजिशन, नॉट टू द बीजेपी. बोले हम सत्ता में हैं मगर ऑपोजिशन को 63% फंड्स मिला है. And you lost an opportunity to cleanse black money from the political arena. बहुत ही गलत स्टेटमेंट है. आपको पता होगा एसबीआई ने जब डेटा सुप्रीम कोर्ट को दिया था वो पूरा डेटा नहीं है. आज भी आप देखोगे तो 6,500 करोड़ के ऊपर पैसा भारतीय जनता पार्टी को इलेक्ट्रोल बॉन्ड के द्वारा गया है. एंड इफ द प्राइम मिनिस्टर इज टॉकिंग अबाउट ट्रांसपेरेंसी, तो क्यों नहीं पीएम केयर्स का डेटा पब्लिक के सामने रखते हैं? जब किसी ने कोर्ट में पीआईएल डाला तब सरकार ये कहती है कि पीएम केयर ये प्राइवेट ट्रस्ट है,
तो इसका डेटा, इसका बैलेंस शीट हम किसी को नहीं बताएंगे। प्राइम मिनिस्टर देश की जनता को गुमराह कर रहे, उनका दायित्व बनता है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड का भी डेटा लोगों के बीच में आना चाहिए। So wait a minute. Now let's keep the electoral bond and the PM Cares Fund aside for the moment. I'm sure you will continue with the electoral bond scheme and you will call it the biggest scam in the world, as the Professor Saab says, that is Nirmala Sitharaman's husband. But I want to ask you, is it your contention that instead of giving SOPs to industrialists and others, you will utilize that money for the welfare schemes that you have outlined in your manifesto? 15 लाख करोड़ रुपए माफ करने के बजाय आप हर साल का 80,000 या 1 लाख करोड़ रुपए डेजिग्नेट करेंगे इन 2 या 3 स्कीम्स के लिए. Is that what you're saying, sir? That what will happen even today. जो नरेंद्र मोदी जी बोल रहे कि 80 करोड़ लोगों को उनका फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जा रहा है, तो कितना पैसा जा रहा है? वही तो जा रहा है सर. जब यही चीज कांग्रेस या आम आदमी करती है तो सेम प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप लोग रेवड़ी बांट रहे, और जब वो करते हैं तो उसको ढोल बजा के कहते हैं. तो ये ऐसे है कि चिट भी मेरी पट भी मेरी, ऐसी बात है. What I'm saying is कि ये सेम स्कीम जब कांग्रेस करती है तो खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते थे, अरे ये मनरेगा चला रहे, अभी भी लोगों को खड्डा खोदने का के लिए पैसा देना पड़ रहा है, मैं तो मनरेगा को बाजे गाजे के साथ चलाने वाला हूं, क्योंकि कांग्रेस की विफलताओं का ये जीता जाता स्मारक है. दिस वॉज नरेंद्र मोदी जी वर्ड इन 2014 और आज 2024 है सर, अभी तक मनरेगा चालू है कि नहीं, आप मुझे बताइए. He said that, and in fact he said it in Parliament. On that there is no doubt. He said it in Parliament. Yes. And even today it is existing. Yes. And same Narendra Modi is using that model for money distribution. So in your opinion, sir, in your opinion, considering the situation on the ground, I know you have your ear to the ground. भारतीय जनता पार्टी की खुद की कितनी सीट्स आ रही हैं और इंडिया अलायंस की कितनी आ रही हैं? मैं कल तमाम न्यूज चैनलों के डिबेट पे था और मैंने जो देखा, न्यूज चैनल विच वाज फेवरिंग नरेंद्र मोदी, मतलब जिनको आजकल मोदी मीडिया भी बोलते हैं, वो लोग भी ये कह रहे कि भारतीय जनता पार्टी 225 भी क्रॉस नहीं कर पाएगी, ये उनका कहना है. और मुझे जो आज लग रहा है वो 200 के अंदर सिमट के रह जाए. क्या बात है. एंड द कांग्रेस सर? Congress will be 175 plus, sir. Sir, even if you get 100, it will be huge. सर मैं आपको बता रहा हूं, आप सिर्फ महाराष्ट्र का डेटा देखो, हिमाचल का देखो, राजस्थान में बीजेपी 100% थी, गुजरात में 100% थी. अभी राजस्थान में आप देखो भारतीय जनता पार्टी का हालत खराब है. आज उत्तर प्रदेश में देखियो, ये लोग को कैंडिडेट नहीं मिल रहा है सर, उनको कैंडिडेट इंपोर्ट करना पड़ रहा है. अभी भी महाराष्ट्र में अभी कैंडिडेट नहीं है उनके पास. जो आपका मित्र भी चला गया जौनपुर. हाँ, Your friend has gone to Jaunpur to fight the elections from there. You're saying lack of candidates. उनको बहुत बधाई. कृपा शंकर जी की बात कर रहे हैं आप. बिल्कुल ऐसे. और बहुत ही देखिए, जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी क्रिटिसाइज कर दी थी, आज उन्हीं को बुलाकर उनके दम पे आज वो चुनाव जीतने जा रही है वहां. I love the way you say जीतने जा रही है जौनपुर में. जौनपुर शायद से वो जीत जाएंगे. कमाल है सर. I don't think the समाजवादी पार्टी is going to like that. मुझे नहीं लगता समाजवादी पार्टी को ये बात आपकी पसंद आएगी. लेकिन फिलहाल थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस. बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए. एंड व्हाट अ लवली फ्रेम, रियली एंड ट्रूली लवली. थैंक यू वेरी मच. राकेश शेट्टी साहब, नमस्कार. So, Mr. Rakesh Shetty, very, very confident that the Congress is going to get over 100 seats. He says 175. I'm telling you, even if they touch 100, it will be huge. Very, very frankly speaking. मतलब यहाँ तो जिस तरीके से अभी कैंपेन चल रही साहब, मुझे नहीं लग रहा कि कांग्रेस जो है वो अपना पुराना फिगर जो है 54 का वो भी ला पाएगी. Sir, if you look at the aggressive campaign of Mr. Modi,
केरला में इतने एग्रेसिव आई डोंट थिंक कभी वो था। आज तक इतने कैंपेन्स और इतने और आज ही लगातार जैसे अपने कैंडिडेट्स को बढ़ावा दे। एंड द गुड थिंग इज इज गॉट अ लॉट ऑफ नाइस कैंडिडेट्स आउट देयर who can really pose a lot of threat. Today itself he is at 2 meetings in Kerala. बिल्कुल, and now in the evening he is going to address a meeting in Tamil Nadu. Exactly. So it's huge. So look at whatever ये अभी क्या है कि Congress is depending on the fact that because the BJP had already peaked in so many states over here, वहाँ से उनकी सीटें कम आएंगी, so compensation हो जाएगी साउथ से. That I think is the calculation. Let's ask Mr. Ambekar. विनायक अंबेकर साहब इस वक्त हमारे साथ हैं बीजेपी के। विनायक अंबेकर साहब, जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम सर, हर हर महादेव। कैसे हैं? आपको नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी आपको भी बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ये बताएं सर, जैसा प्रदीप जी अभी बोल रहे थे, केरल में इतनी ज्यादा मीटिंग्स नरेंद्र मोदी जी ले रहे हैं, तमिलनाडु में ले रहे हैं, आंध्र प्रदेश का भी शायद साइकिल शुरू हुआ नहीं, 1-2 ले चुके हैं वहां पे। तो साउथ से जो 220 के 225 सीटें हैं, उसमें से भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा क्या है इस बार? साउथ के जो 5 राज्य जो है। सर नंबर पे बोल नहीं सकता हूं, मगर 60% तक पहुंचने का प्रयास है। 60%? क्या बात है सर। मैं कहता हूं अगर 30% भी पहुंच गए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, इट विल बी ह्यूज, क्योंकि लास्ट टाइम आपको 28 सीटें आई थी इन 5 स्टेट से। जी पिछली बार आपको 28 आई थी। इस बार मुझे लगता है इस बार अगर आप 50 भी लेकर के आ गए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी सर। जी जबरदस्त हो जाएगा, क्योंकि केरल में जो प्रदीप जी जो खुद केरला से हैं, लेकिन केरला में आज तक कभी वो मतलब ही हैज नेवर लिव्ड देयर, वहां पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की प्रेजेंस जो है वो तो शायद 1938 से 1938 से अब तक है। वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस, जबरदस्त। और वहां पर जो प्रेजेंस है, अनफॉर्चुनेटली इट हैज नेवर बीन कन्वर्टेड इनटू सीट्स। आज तक कभी बीजेपी को कोई सीट नहीं मिली है केरल से। 20 सीटें हैं केरल में, और हमेशा कांग्रेस जीतती आई है। पिछली बार 15 सीटें मिली थी कांग्रेस को, +4 19 दे रियली yes, वाइट वो उनकी मतलब 15 टू द कांग्रेस एंड 4 टुवर्ड्स एलाइज। यस। तो वहां पर वहां भी अगर आप जीत जाएंगे तो सर फिर कांग्रेस का क्या होगा? मतलब कांग्रेस मुक्त भारत। अंबेडकर साहब, नहीं, ऐसा कांग्रेस मुक्त भारत ये बोलने की बात अभी रही नहीं है, ना हम बोलते हैं उसको। तो हम इतना ही जानते हैं कि साउथ में हमको कंसंट्रेट करने का है, क्योंकि मैंने जैसा पहले भी आपको बताया है कि मोदी जी ने और शाह जी ने और पूरा इलेक्शन मैनेजमेंट टीम है, उन्होंने पूरे मतदार संघ जो है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं, ए, बी और सी। अभी ए में जो आते हैं उसमें 50% प्लस हम पहले से ही है, 14 में थे, 19 में थे, 50% प्लस वोट हम जमा किए थे पहले से ही, और वो कायम है। और बी जो कैटेगरी है, बी में हम 2nd नंबर पे थे, और सी जो है उसमें हम कोई निचले नंबर पे थे। तो सी पे कंसंट्रेट करना है, ऐसा उनका निर्णय है, और प्रधानमंत्री जी सी में अभी कंसंट्रेट कर रहे हैं सब जगह। हाँ, बोलिए, आप कुछ बोलने वाले थे। सी कैटेगरी के सीट्स में वो खुद जाके कंसंट्रेट कर रहे हैं। वैसा तो उन्होंने एक्चुअली हमारे जैसे उनके जो हितचिंतक है, हमको भी वो जितना रिस्क ले रहे हैं वो अच्छा नहीं लगता है, मगर वो खुद के जान की भी परवाह नहीं करते हुए बड़े जोर शोर से रोड शो कर रहे हैं, और एक पब्लिक कनेक्ट करने का उनका प्रयास चालू है, ऐसा दिखता है। और वो पब्लिक कनेक्ट हो रहा है, पब्लिक उनको रिसीव करने के लिए बहुत जोर से आ रही है, उनको बहुत एंथुजियास्टिकली उनको रिसीव कर रही है। ये सब जगह ज़्यादा करके केरल और तमिलनाडु में हम देख रहे हैं। आंध्र में तो है ही पहले से, तेलंगाना में भी है, मगर आंध्र में पिछली बार 0 आई थी सर। नहीं, बराबर है, मगर रिसेप्शन जो है उनका, जो पब्लिक का कनेक्ट जो होना है, मैं जो हमेशा बोलता हूं कि 2014 में मोदी जी का नाम पहुंचाना था, 2019 में मोदी जी का काम पहुंचाना था, और 2024 में मोदी जी का नाम पहुंचा है, काम पहुंचाना है, खाली उनका नमस्कार पहुंचाना है, जबकि मतदार उनको प्रतिशत दे देंगे। अंबेडकर साहब, प्रियंका गांधी ने आज कहा कि भगवान राम ने हमेशा अपने जीवन में सर्विस और डिवोशन टुवर्ड्स लोगों के प्रति
पीपल टुवर्ड्स द पीपल, दैट्स व्हाई वी वर्शिप हिम। प्रियंका गांधी कह रहे हैं कि हम लोग भगवान राम का इसलिए तपस्या वर्शिप करते हैं। वी हैव नेवर वर्शिप पावर, बोले हमने कभी पावर को वर्शिप नहीं किया। वी हैव वर्शिप पीपल हु सर्व द पीपल एंड हैव रिस्पेक्ट फॉर द पीपल। मगर मोदी जी क्रॉसिंग ऑल लिमिट्स एज पर प्रियंका गांधी टू गेट अटेन पावर, पावर के चाह में, पावर के मोह में हर लिमिट्स को मोदी जी क्रॉस कर रहे हैं। एंड दैट्स व्हाट प्रियंका गांधी सेइंग। हाउ डू यू सी अ स्टेटमेंट प्रियंका गांधी जी का? अभी प्रियंका गांधी जी को ग्राउंड रियलिटीज कितनी मालूम है मुझे मालूम नहीं, मगर यूपी के इंचार्ज तो उनको बनाया नहीं है, ना कि उनमें से, उनके फैमिली में से कोई यूपी में से कॉन्टेस्ट करने का अभी तक कोई एक्सेप्टेंस दिया है। तो उनकी मानसिकता ये दिखाती है कि यूपी के लोगों के ऊपर उनका भरोसा उठ गया है। तो यूपी के लोग जो है वो राम भक्त है, राम का मंदिर किसने बनाया उनको मालूम है, और जो राम का पूजा करेगा उसको वही हमारे ऊपर राज करेगा, ये यूपी के लोगों की मंशा है। तो वो वास्तव में आने वाली है। और मोदी जी ने कभी पावर के लिए कुछ किया है? मोदी जी तो सर्विस करते हैं। जो चीज मोदी जी ने किया है उसमें से कोई भी चीज कांग्रेस 60 साल के उनके कार्यकाल में नहीं कर सकी है। बट आगे जाके उनके मैनिफेस्टो आप देखोगे, राहुल गांधी जी हर मंच पर राहुल गांधी जी इस मैनिफेस्टो का ध्यान लोगों को दिला रहा है कि आई एम, एक झटके में मैं पॉवर्टी को यहां से निकाल दूंगा, इस देश से पॉवर्टी को क्लियर कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, राहुल गांधी जी का कहना है। एंड ही ग्लोरीफाइज द महालक्ष्मी योजना, बोले कि हर वुमन को 1 लाख रुपया हमारा कमिटमेंट है। राहुल गांधी गारंटी कि 1 लाख रुपया गरीब महिला को मिलेगा, 1 लाख नहीं 8,500 पर मंथ, जो कभी हमने इतिहास में देखे नहीं कि कोई भी गरीब कल्याण स्कीम में इतना पैसा कोई गरीब महिला को मिला हुआ। ये कांग्रेस इज गोइंग टू डू इट, कांग्रेस करने वाली है। हाउ डू यू सी द स्टेटमेंट? भले मोदी जी ने कहा कि ये सपने हैं, ये लोगों का कुछ भलाई होने वाला नहीं है। हाउ डू यू सी दैट? एक झटके में पॉवर्टी को खत्म कर देंगे। सर, एक तो वो गरीब महिला की बात कर रहे हैं, और वो गरीब महिला कितनी है पूरे इंडिया में, ये फिगर उनको यदि मालूम रहेगा तो मैं उनको नमस्कार करूंगा। वो फिगर भी उनको मालूम नहीं है। वो गांव-गांव जाके बोलती है कि गवर्नमेंट के 30 लाख जॉब है, वो मैं इमीडिएटली आपको दे दूंगा। उनको ये मालूम नहीं है कि मोदी जी गए 1.5 साल से पीएम रोजगार योजना चला रहे, जिसमें उन्होंने अभी तक 13 कैंप लगा के 10 लाख नौकरियों के पत्र खुद के हाथ से बांटे हैं। वो इलेक्ट्रॉनिकली हो, मगर वो सब कैंडिडेट उधर सम्मिलित रहते उनके इसमें सम्मेलन में। तो 10 लाख नौकरियां तो बांट के हो गई। राहुल गांधी गए साल भर से बोल रहे कि मैं 30 लाख नौकरियां बांटूंगा, वो 10 लाख तो चली गई है, उनको अभी तक पता भी नहीं चला है। तो उनका क्या स्टडी है मुझे मालूम नहीं, उनको महिलाओं की संख्या मालूम है क्या वो मालूम नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा ये मालूम नहीं, मगर इतना मुझे पक्का मालूम है कि ये कांग्रेस का राज था, जिनके प्रधानमंत्री बोले थे कि मैं जब 1 रुपया बेचता हूं तो खाली 15 पैसा गरीब के हाथ में जाता है, और 85 पैसे जो 85 पैसे है वो बिचौलिए खा जाते हैं। और एक दूसरे प्रधानमंत्री है जो कि 1 रुपए में से 100 पैसा गरीब के हाथ में जाता है, डीबीटी उसका नाम है। और साथ में मोदी जी ने ये भी कहा है, आज जो इंटरव्यू दिया है उन्होंने एएनआई को, उन्होंने ये भी कहा है कि राम मंदिर बनने से कांग्रेस के लिए मुद्दा खत्म हो गया। मोदी जी का ये कहना है कि अभी तक राम मंदिर का हवा लेकर के कांग्रेस मुसलमानों को डराती थी। ये कहती थी कि राम मंदिर बन जाएगा, देखो क्या होने वाला है तुम्हारा। अब राम मंदिर बन गया, कुछ नहीं हुआ। यही आर्टिकल 370 की रिपील की बात हुई थी कि खून की नदियां बहेंगी। भाई ये तो अब हमने भी सुना है, फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा था कि भाई देयर विल बी ब्लड ऑन द स्ट्रीट्स, और ना जाने और कुछ क्या कुछ बोला था, कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स जिसको आप बोलते हैं कांग्रेस की तरफ से, क्या अब वो खत्म हो गया, उसका वो उसको उस पर फुल स्टॉप लग गया सर? 100% फुल स्टॉप लग गया सर। अभी आप प्रेस में आ रहे मुस्लिम भाइयों के जो बयान है या उनके जो निवेदन है वो आप सुनते रहेंगे तो बहुत से मुस्लिम भाई जो कॉमन मुस्लिम पब्लिक है उनको ये मालूम पड़ गया कि बीजेपी की कोई भी मंशा या बीजेपी के साथ में जो सब संगठन है उनकी कोई भी मंशा कोई भी मुस्लिम को
धक्का पहुंचाने की नहीं है। उनकी मंशा इतनी है कि जो अन्याय हुआ है उसको दूर करो। तो बेसिकली अभी मुस्लिमों की जो वोट्स है वो बीजेपी को मिलना शुरू होगा और इस इलेक्शन से ये शुरू होगा ऐसा मुझे लगता है। बहुत से जगह पे ऐसे बयान मैंने यूट्यूब पे या चैनल्स पे सुने हैं और आपने भी सुने रहेंगे। बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है, एज पर प्राइम मिनिस्टर मोदी, विल चेंज, नॉट ओनली चेंज द डिग्निटी ऑफ लाइफ बट विल चेंज द क्वालिटी ऑफ लाइफ। नॉट ओनली चेंज द डिग्निटी ऑफ लाइफ बट चेंज द क्वालिटी ऑफ लाइफ। वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का कहना है। बोले कि 70 इयर्स के ऊपर सभी को आयुष्मान योजना में शामिल करेंगे, एवरीबडी। सो एनीबडी ओवर 70 इयर्स can go to the hospital directly and the state 5 लाख तक का खर्चा मोदी जी ले लेंगे। दैट्स अ फैंटास्टिक अनाउंसमेंट हमारे सीनियर सिटीजन के लिए। 3 करोड़ और घर बनाएंगे, 4 करोड़ ऑलरेडी बन चुका, 3 करोड़ और घर। प्राइम मिनिस्टर आवास योजना, जीरो बिल इलेक्ट्रिसिटी, ये जबरदस्त न्यूज कर, जीरो बिल इलेक्ट्रिसिटी, और आपके जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी को सरकार खरीदेगी। सरकार, नाउ दीज ऑल फैंटास्टिक स्कीम्स। अंबेडकर साहब, जो मोदी साहब कह रहे हैं कि ये तो थर्ड टर्म है, बिग डिसीजन, क्या यही वो बिग डिसीजन है अंबेडकर साहब? जी, आज आपने मोदी जी ने जो एएनआई को इंटरव्यू दिया है वो शायद देखा रहेगा। तो मोदी जी ने उसमें ऐसा बोला है कि मैंने 15 लाख लोगों से उनकी स्टडी मंगवाई थी और भारत का विकास 2047 तक कैसा होना चाहिए, इसका जो उनके मन में जो मंशा है, उनके जो रोड मैप्स है, उस सब को मैंने कलेक्ट किया है और उसको सामने रख के हम उस 15 लाख लोगों की जो सुझाव है उसको साथ में लेके मैंने 2047 का प्लान तैयार किया है। उन्होंने दूसरी बात ऐसी बोली कि ये 2024 का इलेक्शन पूरा होने के बाद फर्स्ट 100 डेज में मैं क्या करूंगा, उसका प्लान आज मेरे हाथ पे तैयार है और मैं कोई भी टाइम वेस्ट नहीं कर सकता हूं, क्योंकि गए 60-70 साल में कांग्रेस ने बहुत टाइम वेस्ट किया है। तो मोदी जी के पास 2047 का पूरा रोड मैप तैयार है। अगले 25 साल में इंडिया कैसा होगा, उसमें पहले साल में क्या होगा, 21वें साल में क्या होगा, 22वें साल में क्या होगा, वो सब प्लान रेडी है। तो ये लाइफ जो है पूरे भारतीयों का, वो डेफिनेटली ये सुधार आने वाला है। और इस उन्होंने एक और भी बात कही है सर, इसके ऊपर जरा रोशनी डालें। मोदी जी ने यह भी कहा है कि किसी को मेरे बड़े निर्णयों से घबराने की जरूरत नहीं है। तो जब मोदी जी ऐसी बात करते हैं तो लोगों को 8 नवंबर 8 बजे 2016 याद आ जाता है सर। तो ऐसा कुछ बड़ा होने वाला है क्या फिर वापस? सर, आपका सवाल पूछा ना, सुना नहीं मैंने, सॉरी। मैंने आपसे कहा कि मोदी जी ने यह कहा कि मेरे बहुत बड़े निर्णय आने वाले हैं, उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। तो जब मोदी जी ऐसी बात करते हैं तो लोगों को 8 नवंबर 8 बजे 2016 की याद आ जाती है, यानी नोटबंदी की। तो क्या कुछ और भी ऐसे बड़े बड़े निर्णय आने वाले हैं क्या सर थर्ड टर्म? सर, उन्होंने घोषणा पत्र पब्लिक किया है, उनका रोड मैप तो किसी को पब्लिक को नहीं बताया है, और मगर उन्होंने बनाया ये तो उन्होंने खुद ये किया है, एक्सेप्ट किया है। तो बड़े बड़े डिसीजन का मतलब जो पॉलिसी में हिंड्रेंस लाते हैं, ऐसे कोई चीज रहेगी तो उसके ऊपर वो कठोरता से निर्णय लेंगे। ये तो उनके 10 साल के रिकॉर्ड के ऊपर से हम बोल सकते हैं। तो ऐसे कोई निर्णय होगा तो उसमें रहेगा वो डेफिनेटली। साथ में उन्होंने ये भी कहा है, साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी भ्रष्ट व्यक्ति बचेगा नहीं। कहीं पर भी देश के लोगों का 2 रुपया भी किसी ने चुराया हो तो वो मैं वापस देश को दूंगा ही, ऐसा उन्होंने कहा है। तो सर आप ये बताएं, पिछले 10 साल में कहां तक सफल हुई ये सरकार भ्रष्ट लोगों को अंदर डालने में और उनका पैसा वापस करने में देश को? अंबेडकर साहब देखिए, 2 जो मंत्रालय है, एक प्रवर्तन निदेशालय है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, और एक पीएमएलए वो चलाते हैं, जो एक्ट चलाते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट का। जी, बाद में सख्त वसूली संचालनालय है। तो ऐसे जो डिपार्टमेंट है उनके हाथ में,
उस डिपार्टमेंट को पूरा मोटिवेट करके, आप देखा रहेगा कि गए हफ्ते में उन्होंने एक मीटिंग लिया था जिसमें ये सब जांच एजेंसी है उनके टॉप ब्यूरोक्रेट्स जो है उनके साथ उन्होंने बात किया। जो बात मैंने भी सुना है उसमें उन्होंने उनको बोला कि हम जो काम कर रहे हैं उसके लिए हमको गाली मिलने वाली है, मगर जनता जो है, जनता इसको पूरी तरह से एक्सेप्ट करती है और जनता को ये मालूम है कि कौन आदमी कहाँ पे पैसा खाता है और ये अपना पैसा है। ये जागृति जो है वो भारत की जनता में आई हुई है। तो ऐसे लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं, ना आपने छोड़ना है, ऐसा उनका है। ना मैं खाने दूंगा ना मैं खाऊंगा, ये तो उनका पहले से ही एक बोध वाक्य रहा है और उसी के ऊपर वो चलते हैं। अभी सक्सेस की जो आप बात करते हैं तो ये जो ईडी है, ईडी के जो कार्य कक्षा है वो कार्य कक्षा में जो काम बैठता है वो उन्होंने 100% किया है, ऐसा मेरा कहना है। और उसका जो आंकड़ों में जो है उसमें कम से कम मेरे हिसाब से 300 गुना बढ़ोतरी उनके काम में आई सर ज्यादा हुई है, ज्यादा हुई है। 1.5 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति पिछले 10 साल में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अटैच करी है। 1.5 लाख करोड़। उसके पहले आई थिंक इट वाज जस्ट अबाउट 5,000 करोड़ और 6,000 करोड़। This time it is over 1,50,000 crores, so that's huge. Now we don't know, because that property will only be auctioned or sold or whatever for the money to be used by the state after the trial is over, not right now. But the fact is it has been attached, on that there is no doubt. इसके ऊपर कोई doubt नहीं, correct? ये सर प्रोविजनल अटैचमेंट रहता है जी, जिसके हिसाब से वो प्रोविजनल अटैचमेंट इसलिए करके रखते हैं कि जब तक केस का डिसीजन आता नहीं और वो आदमी जो है उसकी भ्रष्टाचार सिद्ध होती नहीं तब तक वो प्रॉपर्टी को Correct. कुछ नहीं कर सकता है। Correct. जब किसी का डिसीजन लग गया तो उनको फिर राइट प्राप्त होता है कि उसमें से जो वसूली कोर्ट ने मंजूर की है वो वसूली उस प्रॉपर्टी को बेच के वो कर सकते हैं। ऐसे भी केस है, जैसा आपने फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट की बात सुनी रहेगी, तो 17,500 करोड़ रुपया मल्ल्या, नीरव मोदी ऐसे जो लोग हैं उनकी प्रॉपर्टी अटैच की थी वो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट में, और 17,500 करोड़ रुपए का एक साल पहले का फिगर है जो प्रॉपर्टी सेल करके बैंकों को उन्होंने पैसा दिया है। wonderful. अंबेडकर साहब, आर्टिकल 370 अमित शाह जी का कहना था। अमित शाह जी का कहना है कि आर्टिकल 370 कांग्रेस was always against आर्टिकल 370 एब्रोगेशन। बोले वोट बैंक पॉलिटिक्स, वोट बैंक पॉलिटिक्स ने कांग्रेस को इस चीज के खिलाफ काम करने का हमेशा प्रेरणा दिया है, तुष्टिकरण। तो आगे जाके नॉट ओनली आर्टिकल 370, इसे नॉर्थ ईस्ट में कोई पॉलिसी नहीं था। इंडियन नेशनल कांग्रेस नेवर हैड अ पॉलिसी ऑफ नॉर्थ फॉर नॉर्थ ईस्ट। उनका एक ही पॉलिसी था, डिवाइड डिवाइड डिवाइड। अभी मोदी जी, अमित शाह जी का कहना है मोदी जी का पॉलिसी है डिवाइन डिवाइन डिवाइन। 6,600 करोड़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, दैट्स व्हाट अमित शाह सेड अबाउट प्राइम मिनिस्टर मोदी। और आगे जाके मोदी जी ने खुद अनाउंस किया कि मैं ईस्ट से बुलेट ट्रेन भी शुरू कर दूंगा। नाउ ऑल दीज आर फैंटास्टिक डेवलपमेंट्स, बट ये क्या ये सत्य है कि कांग्रेस वाज अगेंस्ट ऑब्लिगेशन ऑफ आर्टिकल 370 बिकॉज ऑफ तुष्टिकरण, वोट बैंक पॉलिटिक्स? अंबेडकर साहब, कांग्रेस का जो प्रॉब्लम है वो बेसिकली कांग्रेस ने ही तैयार किया है। फारूक अब्दुल्ला और उसके पिताजी शेख अब्दुल्ला ये सब नेहरू के करीबी लोग थे, गांधी फैमिली के करीबी लोग हैं, और शेख अब्दुल्ला को खुश करने के लिए नेहरू जी ने ये कांग्रेस का मसला कभी भी सॉल्व होने नहीं दिया। तो आर्टिकल 370 क्या था? आर्टिकल 370 सर्टन 3 फैमिलियों के लिए एक अच्छा सेपरेट स्टेट तैयार करके उन्होंने दिया था, और वो 3 फैमिली के तरफ से उनको इतना ही चाहिए था कि वो उनका एलिजेंस नेहरू जी के साथ, कांग्रेस के साथ रखे। तो ये सत्य है कि उन्होंने 60-70 साल उनको पूरा वो स्टेट यूज करने दिया, जबकि उनका झंडा अलग था, उनका राज अलग था, उनको कोई इंडिया का कानून एप्लीकेबल नहीं होता था, और उन्होंने उधर से हिंदुओं को बाहर ढकेल दिया और कोई भी बाहर के आदमी को उधर प्रॉपर्टी लेने से बंदी रखा था। तो आर्टिकल 370 जब से गया है तो कश्मीरी लोगों को ये मालूम हो गया कि टूरिज्म में बढ़ावा हो गया, इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़ावा हो गया। भले पंडित उधर जाने के लिए डरते हो, मगर पंडितों के लिए भी कुछ फैसिलिटी उन्होंने हमारे गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया। और सबसे बढ़िया बात जो है, कश्मीर में रहने वाले वो बाहर नहीं गए, जो दलित लोग हैं
उनको इक्वालिटी लाके दिया, जो कि सबसे बड़ी बात है, और वो सब लोग खुश है। तो ये जो अमित शाह जी बोलते हैं वो 100% सही है कि कांग्रेस का इंटरेस्ट था जी कि एक सेपरेट स्टेट बना रहे जिसका एलिजेंस खाली सर, कांग्रेस बट गांधी फैमिली के पास रहे। अंबेडकर साहब, ये तो पॉलिटिकल बात हो गई। अगर ग्राउंड रियलिटी पर जॉब्स की बात करें, नौकरियों की बात करें, इंडस्ट्रियल इनपुट यानी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट की बात करें, व्हेन विल वी सी दैट कि देयर विल बी जॉब्स क्रिएटेड, देयर विल बी अ ह्यूज इकोनॉमिक बूम, हर जगह पे फैक्ट्रीज लगेंगी, हर जगह पे इंडस्ट्री खुलेगी, रिटेल विल गो अप। क्योंकि अभी भी अगर आप देखें मॉल्स वगैरह में जाकर के देखें, quite a few showrooms have closed down. People have shut shop and have gone away. So when will that turn around, sir? Ambedkar sahab. बेसिकली इंडियन इकोनॉमी इज अलाइंड विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। जब वर्ल्ड में रिसेशन चलता है तो इंडिया को उसका इफेक्ट होगा। खाली इंडिया के पास सेफगार्ड एक ही है कि इंडिया इज ए कंजम्पशन इकोनॉमी। इंडिया में खुद का कंजम्पशन जो है वो 70% ऑफ द जीडीपी तक हो सकता है। तो जितना खुद के कंजम्पशन के ऊपर इंडिया चलती है उतनी चलेगी, मगर जब तक वर्ल्ड इकोनॉमी ये सुधरेगी नहीं तब तक इंडिया अलोन उसको सरपास करके इतना ही जा सकती है जितना अभी गई है। तो ऐसा इंडिया का पूरा भरभराट कैसे हो जाएगी, ये सवाल जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है। और वर्ल्ड के जो इकोनॉमी की जो साइकिल्स है उसमें अभी मंदी का साइकिल चल रहा है जो थोड़े दिन में खत्म हो जाएगा। तो इंडिया का भी अच्छा दिन आएंगे और तब तक मोदी जी खुद को आत्मनिर्भर बना लेंगे, जिसके हिसाब से अपना इंपोर्ट कम हो जाएगा और मोदी जी खुद को कॉम्पिटिटिव बना देंगे, जिसके हिसाब से इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। जैसा कि आपने डिफेंस में देखा है 2014 में हम 1700 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करते थे, आज 2024 में हम 17,000 करोड़ का डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उस पर पूरा कंसंट्रेशन किया है। तो ये सब इकोनॉमिक साइकिल की बातें हैं जो मोदी जी के हाथ में नहीं है, ना किसी पार्टी के हाथ में है। जो जैसा वर्ल्ड के साथ हमारा इकोनॉमी अलाइन होने से जैसा वर्ल्ड का मंदी जो है, तो अंबेडकर साहब ये बताएं तो कोई आवर कंट्री विल बी द फर्स्ट टू गेट प्रॉस्परस। तो जहां तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों का प्रश्न है वो कब नीचे आएंगी सर? I mean, on an average, all over the country, petrol is selling at around 100 rupees, diesel is selling at around 90. In Mumbai, for example, petrol is at 106 rupees. So, when will that come down? Ambedkar साहब. सर बेसिकली जो ग्रीन फ्यूल की बात हो रही है मोदी जी की तरफ से, जिसमें आप जो बोले कि जो अश्म युग का जो ईंधन है, मतलब जीवाश्म का जो ईंधन है उसको कम करके ग्रीन एनर्जी पे जाएंगे। तो उस ग्रीन एनर्जी का अभी जो टारगेट रखा है उन्होंने वो 40% का रखा है, अभी 20% तक हम आए हैं। तो उसमें इथेनॉल रहेगा, बाद में हाइड्रोजन रहेगा, ऐसे जो पर्याय है उसके लिए वो सब पर्याय ढूंढे जा रहे हैं। जैसा कि उन्होंने ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर बहुत बड़े छूट दिए हैं, बहुत बड़े उसके लिए बढ़ावा देने के लिए काम किया है। तो ऐसे जो प्रयास है जिसके तरफ से हमारा ये जो फॉसिल फ्यूल है उसके ऊपर का डिपेंडेंस कम होते जाएगा, तो हम अच्छी तरह से उसको काउंटर कर सकेंगे। वो फ्यूल के ऊपर का डिपेंडेंस, इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर का डिपेंडेंस जब कम होएगा तब हम अच्छी तरह से। सर ये बताएं, बीजेपी इस बार 370 पार या 200 पार या 150 पार? हम 370 पार और एनडीए 400 पार। एनडीए 400 पार और आप 370 पार। वाह, फैंटास्टिक। आई वुड लव टू सी दैट। In spite of the fact that you peaked in most of the northern states, as I keep telling everybody, हरियाणा में, गुजरात में, राजस्थान में आपकी 100% सीट्स आई हैं सर, 100%। हिमाचल प्रदेश में 100%, आप 100% से ज़्यादा ले नहीं सकते, वहाँ से तो कमी होगी अगर होगी तो, या 100% वापस आएंगी, दोनों में से एक चीज़ होगी। मध्य प्रदेश में सिर्फ आपकी एक सीट नहीं आई थी, कर्नाटक में भी आपकी सिर्फ एक सीट नहीं आई थी, बाकी सीटें आपकी थी। तो सीटें आएंगी कहाँ से? बाकी 370 मतलब कहाँ? फ्रॉम केरला एंड फ्रॉम तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। इज दैट वेयर यू एक्सपेक्टिंग देम टू कम फ्रॉम? सर बेसिकली हमारा जो सर्वे है उसमें वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बाद में तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका, ये सब चीज जो है, ये सब राज्य जो है उसके ऊपर कंसंट्रेशन है बड़ी पैमाने पे।
और मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपने प्रशांत किशोर जी को सुना रहेगा तो वो भी बोल रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में बीजेपी इस बार तृणमूल कांग्रेस से ज्यादा आएंगी, क्योंकि जो राज तृणमूल कांग्रेस ने उधर किया है तो उसके पब्लिक जो है वेस्ट बंगाल की वो त्रस्त है। तो ये सब चीजें जो है, there are 42 seats in West Bengal. आपकी पिछली बार 18 आई थी, इस बार कितनी आएंगी आपके मुताबिक? 25 का टारगेट रखा है 25 सर मिनिमम। वाओ। और लेकिन कर्नाटका सर, कर्नाटका यू वन प्रैक्टिकली ऑल द सीट्स, यू Yes. डिड नॉट विन जस्ट वन सीट लास्ट टाइम। आंध्र प्रदेश में आपकी 0 आई थी, केरल में आपकी 0 आई, तमिलनाडु में आपकी 0 आई, तो दिस इज द कैचमेंट एरिया। तेलंगाना में आपकी 4 सीटें आई थी, तो ये जो 3-4 स्टेट्स हैं यहाँ पर आप शायद इंप्रूव कर सकते हैं। तो हमने अभी बोला था, वैसे मोदी जी खुद इन राज्यों पर कंसंट्रेट कर रहे हैं, और मोदी जी और उनकी पूरी टीम जो है इलेक्शन मैनेजमेंट टीम, उन्होंने पूरा इसका स्टडी करके उसके ऊपर प्लानिंग रणनीति बनाई है जिसका सक्सेस मिलेगा। और चलते चलते सर यूपी में, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, पिछली बार आपको 64 आई थी, 64 आई थी, गए बार 64 आई थी, इस बार 70 का टारगेट है सर। मगर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 80 पकड़ो, 80 सीट्स गारंटी है। योगी आदित्यनाथ इसे 80 सीट्स में लेके दूंगा आपको। ये सर लीडर का काम है। अंबेडकर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, ग्रेट प्लेजर एज ऑलवेज टॉकिंग टू यू। नमस्कार सर, नमस्कार, जय सिया राम, हर हर महादेव, थैंक यू सर। So where will the seats come from? I mean, from Kerala, how many seats do you expect the BJP will get out of 20? जो मेहनत कर रहे हैं सर, इतना मेहनत मैंने कभी नरेंद्र मोदी जी केरल में लगातार, लास्ट टाइम द 2019 इलेक्शंस he was in West Bengal, and West Bengal unexpectedly he got 18 seats 18 out seats and out of 42 from 3 or something, 3 से 18, that was a quantum jump. Now you can expect that kind of a miracle with Kerala, the way वो फोकस कर रहे हैं, इश्यूज लेके जा रहे हैं, और जब कैंडिडेट्स को उन्होंने प्लेस किए पूरे 20 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, that's fantastic. But the only problem is, as far as Uttar Pradesh is concerned, we'll ask Mr. Manish Singh that. Manish Singh जी इस वक्त हमारे साथ हैं कि भाई वो उधर तो वो राजपूत और ठाकुर सब इकट्ठे हो रहे हैं, उन्होंने तो कसम खा ली है कि हम बीजेपी वोट नहीं देंगे। लेट्स गो स्ट्रेट अक्रॉस टू मनीष सिंह साहब। मनीष सिंह साहब नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आपकी आवाज नहीं आ रही सर, जरा जोर से बोले सर। जी नमस्ते सर। Yes. हाँ अब आई, जरा जोर से बोले सर। Can whosoever is on the sound console please increase the volume? I can't really hear Mr. Manish. मनीष सिंह साहब ये क्या हो रहा है? वो राजपूत बोल रहे हैं हम वोट नहीं देंगे, ठाकुर बोल रहे हैं हम वोट नहीं देंगे बीजेपी को, क्या है मतलब ये? योगी आदित्यनाथ जी तो खुद मुख्यमंत्री, खुद ठाकुर है। देखिए सर, सबसे बड़ी बात है योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी की जो पॉलिसी है पॉलिटिक्स की, वो पूरी तरह से समाज के सभी वर्गों को छिन्न भिन्न कर दिया है। पहले हिंदू और मुसलमानों के बीच में मतभेद था, उसके बाद से इन्होंने अगड़ों और पिछड़ों में कराया, पिछड़ों को दलितों से कराया। अब तो समाज के सभी जातियों और वर्गों में इतनी वैमनस्यता फैल चुकी है कि इसको पाटने में और एकता को पैदा करने में बहुत लंबा अवधि लगेगा। जो भी पार्टी सरकार में आएगी उसे सामाजिक समरसता के लिए बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा। उसके लिए हमें सामाजिक तौर पर एक ऐसे आंदोलन की आवश्यकता पड़ेगी कि सभी वर्ग, सभी जाति, सभी पंथ, सभी भाषा और सभी धर्म के लोग एकता के साथ हिंदुस्तान में रह सके। ये जो सामाजिक वैमनस्यता पैदा हुई है वो मोदी जी के भाषण की वजह से, मोदी जी की कार्यशैली की वजह से, योगी जी के भाषण की वजह से, योगी जी की कार्यशैली की वजह से, और इन दोनों से तो माहिर खिलाड़ी अमित शाह जी हैं जो इतने दम्भ के साथ, इतने अहंकार के साथ भाषण करते हैं कि समाज में इतनी टूटन और विघटन पैदा हो चुकी है कि इसे पाटना बहुत मुश्किल होगा। मनीष सिंह जी, जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ ने खुलेआम आज कहा कि 80 सीट्स 100% बीजेपी इन उत्तर प्रदेश, ये योगी आदित्यनाथ जी ने कहा। मगर राम मंदिर का आज पुनः नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से राम मंदिर का इशू उन्होंने कर दिया है, बोले कि राम मंदिर लोगों की आस्था था, लोगों, और ये 500 साल के बाद जिस प्रकार से बना, और पूरा वर्णन किया कि मैं, जब सब लोगों ने मुझे कहा कि आपको करना है प्राण प्रतिष्ठान और जो पूरे मुख्य भूमिका आपको निभाना है, तो 500 साल का एक एक चीज उनको ध्यान में रख के, जो कठोर तपस्या था, जो कठोर अपने आप को
उन्होंने एक सीमित कर दिया, डाइट हो या भोजन हो, सवेरे 4 बजे उठ के जिस प्रकार बोला, वो जरूरी था। मैं अपने आप को उस चीज में टोटली इन्वॉल्व कर दिया और वो पूरा तपस्या करके मैं तो राम मंदिर एक इश्यू है, राम मंदिर एक बहुत बड़ा इश्यू है। मोदी जी भले वो बोल रहे कि मैं पॉलिटिकल इसको नहीं मानता, इश्यू आस्था का विषय है, बट बार बार ये लोगों को बोलना कि 500 साल के बाद जो पुनर्निर्माण हो गया, फिर मुगलों की जो राजनीति बोले कि वो सिर्फ बाजी में हमको नहीं हराते थे, मगर वो आस्था स्थल को तोड़ देते, मंदिरों को तोड़ देते। तो ये बार बार चीजें आ रहे, तो कैसे आप मेंटेन कर पाओगे मनीष सिंह जी? सर, मैं आप दोनों लोगों का बहुत आदर करता हूं और आपकी वरिष्ठता का हम बहुत सम्मान करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री जी जिस तरह से एएनआई को इंटरव्यू देते समय मतलब इसको हमारे जैसा नौजवान जब देखता है, जैसे उन्होंने एक बात कही कि जो राजनीति में व्यक्ति समाज के सामने खड़ा होता है, जो बात कहता है उसको बहुत लंबे समय तक उस बात पर कायम रहना चाहिए, उसको पूरा करना चाहिए, और यही मोदी की गारंटी है। आपने भी सर इस चीज को सुना होगा। सर, पूरे भारत के सामने, यहां तक कि दुनिया के सामने, भारत के प्रधानमंत्री जी 2014 में जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने थे, तो उन्होंने भारत के लोगों से क्या कहा कि हम आपके बच्चों को अपना बच्चा मान करके सालाना हम 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। ये मोदी जी की गारंटी थी। आज भारत का 80% नौजवान बेरोजगारी की दलदल में फंस चुका है। आज 80% भारत का युवा एकदम इतनी बड़ी महामारी में पहुंच चुका है बेरोजगारी के, कि उससे वो कैसे निकल पाएगा। आने वाली जो सरकार होगी उसके सामने कितनी बड़ी चुनौती होगी बेरोजगारी को लेकर के, ये हमारे कल्पना से और आपकी कल्पना से बाहर है। इसलिए कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने अपने राजनीति को, व्यक्तिगत राजनीति को ऊंचाई पर ले जाने के चक्कर में भारत के युवाओं को गर्त में डाल दिया है, पहली बात। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है प्रभु श्री राम जी के मंदिर की बात, तो समाजवादी पार्टी का सर स्पष्ट मत रहा है और हमेशा से रहा है कि हम सभी के धर्मों का, सभी के भाषाओं का, सभी के पंथों का, सभी के क्षेत्रों का हम आदर और सम्मान करते हैं। लेकिन उसमें जो महत्वपूर्ण बात है सर, हमने हमेशा से ये कहा है कि संविधान की रक्षा होनी चाहिए, लोकतंत्र की रक्षा होनी चाहिए, और इसके निहित जो भी काम हो रहे हैं, यहां तक कि जब नेताजी ने के ऊपर आरोप लगाया जाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जबकि देखिए ना कितना ताजुब है, यही नृपेंद्र मिश्रा जो मुख्य सचिव थे नेताजी की सरकार के समय में, जब गोली चलवाने की बात बार बार उठाई जाती है, नृपेंद्र मिश्रा जी ने स्पष्ट अपने इंटरव्यू में कहा था कि नेताजी का निर्देश नहीं था। ये वहां के लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए, वहां के सिचुएशन को देखते हुए, वहां के स्थानीय प्रशासन को इस तरह का डिसीजन लेना पड़ा था। वही नृपेंद्र मिश्रा आज उस ट्रस्ट के एक महत्वपूर्ण अभिन्न अंग है, जिनकी निगरानी में राम मंदिर का निर्माण हुआ है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, हम लोगों ने कभी धर्म को वोट का जरिया नहीं बनाया। हमने, हमारे किसी भी नेता का बयान उठा लीजिए, हम कभी भी धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगते हैं, कभी जाति के नाम पर नहीं वोट मांगते हैं, कभी मजहब के नाम पर वोट नहीं मांगते। हमेशा हम मुद्दों पर आधारित राजनीति करते हैं। किसानों के नाम पर हम वोट मांगते हैं, छात्रों के नाम पर, मजदूरों के नाम पर वोट मांगते हैं, महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर वोट मांगते हैं, और हम इसीलिए काम करते हैं। सबसे बड़ी बात, मुझे इतना दुख हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री जी डेमोक्रेसी 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 की बात कर रहे थे कि बहुत बड़ा हमारा लोकतंत्र है, दुनिया में हमें बहुत आदर और सम्मान मिलता है। इसको बनाने के पीछे कितने लाखों लोगों ने कुर्बान, राम मंदिर पर बलिदान लोगों ने दिया, इसको आपने याद किया है। लेकिन भारत को आजादी दिलाने के लिए कितने लाख लोगों ने भारत के लिए कुर्बानी अपनी दे दी, एक बार आपने जिक्र किया उस चीज का। हमारी 4000 से ऊपर वर्ग किलोमीटर जमीन हमारी चीन ने हड़प लिया आपके सरकार के समय में, एक बार भी आपके मुंह में चीन शब्द नहीं आया, एक बार आप बोल नहीं सकते थे। और आपकी गृह नीति कितनी फेल्योर है, आपकी मतलब डिपार्टमेंट्स की इतनी बड़ी फेल्योरनेस है, होम डिपार्टमेंट की, कि आपका मणिपुर आग में जल रहा है, आज के समय में भी जल रहा है, और एक बार भी आपने मणिपुर का जिक्र नहीं किया। वहां पर शांति की अपील तो आप कर सकते थे। दोनों समुदायों को, मैतई से लेकर के जो दूसरे समुदाय उन लोगों का जिक्र करके आप कह तो सकते थे कि शांति के साथ रहिए। हम लोग हम तो बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, राम को मानने वाले लोग हैं, हमारे तो इतने बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, हमारे इतने बड़े आराध्य रहे जिन्होंने दुनिया को शांति का संदेश दिया है। तो भारत के प्रधानमंत्री जब एएनआई पे बोल रहे थे तो कम से कम मणिपुर में शांति की अपील तो कर सकते थे। लेकिन मनीष सिंह जी, ये तो प्रतीत हो गया, ये तो तय हो गया कि अब राम मंदिर के ऊपर ध्यान आकर्षित किया गया है, तो उत्तर प्रदेश में भी आपको इस बात से आगाह कर दिया गया है कि बीजेपी अब राम मंदिर की ही बात करेगी। तो मनीष सिंह जी, इससे आप कैसे लड़ेंगे?
सर बहुत आपने वाजिब सवाल किया है, और आपने जिस तरफ हमें लेकर के, हमारी पार्टी को लेकर के चिंता जाहिर किया है, वो हम इसका आदर करते हैं और सम्मान करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है सर, जो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से धर्म आधारित राजनीति पर अपनी पार्टी को मजबूत किया है। कभी काशी का उन लोगों ने नाम लिया, कभी मथुरा का नाम लिया, कभी अयोध्या का नाम लिया। ठीक है, उनकी पॉलिसी हो सकती है, लेकिन आज के समय में सर मैं बार बार जो बात कह रहा हूं कि हमारी युवा इतनी महंगी डिग्रियां लेकर के बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं कि आज वो अपने माँ बाप के सामने नजरें नहीं मिला पाते हैं। जैसे मोदी जी ने कहा, राम मंदिर का जिक्र करते हुए एक शब्द उन्होंने कहा कि पाई पाई लोगों ने 1-1 रुपए, 2-2 रुपए, 5-5 रुपए दिए हैं, तब ये राम मंदिर बना है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने एक बार ये नहीं कहा कि भारत के युवाओं को कितनी गरीबी, माँ के गहने गिरवी रखे जाते हैं, माँ के गहने बिक जाते हैं, बहनों के कान की बालियां बिक जाती हैं, सर जमीन गिरवी रखी जाती, पिता की जमीनें बिक जाती हैं, तब हमारे पास बीटेक, एमटेक, एमबीए, एमसीए जैसी तमाम महंगी और बड़ी क्वालिफिकेशन की जो डिग्रियां होती हैं वो आती हैं। एक बार आपने इस बात का जिक्र नहीं किया कि युवाओं ने कितने मेहनत के साथ पढ़ाई किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप अपने लिए 25 बरस मांग रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमें 2047 तक इस भारत को एक नए आयाम पर लेकर के जाना है, हमें चांद और गगनयान तक भारत को पहुंचाना है, तो अच्छी बात है। हम इसके सम्मान करते हैं कि कोई भी सरकार आएगी तो भारत को ऊंचाई और चंद्रमा के ऊंचाई और क्षितिज तक लेकर के जाएगी। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि अग्निवीर जो 4 साल भारत के युवाओं को नौकरी देने की बात कर रहे हैं, आप आउटसोर्सिंग के माध्यम से बच्चों को 11 महीने की नौकरी देने की बात कर रहे हैं, आप अपने लिए 25 बरस का मापदंड सेटअप कर रहे हैं और भारत के युवाओं को 4 बरस की बात कर रहे हैं। तो जो एक दोहरे, और भारत के प्रधानमंत्री जी का तो जितना बड़ा दोहरा चरित्र है, उतना हिंदुस्तान के किसी भी वर्तमान समय में, छोड़ दीजिए पूर्व के भी समय में जो भी देश के नेतृत्व करने वाले लोग रहे, किसी के पास इतना बड़ा दोहरा चरित्र नहीं है जितना बड़ा भारत के प्रधानमंत्री का दोहरा चरित्र है। मनीष सिंह जी, ये भी कहा प्रधानमंत्री जी ने, और मुझे लगता है ये बड़ी अहम बात है, उन्होंने कहा कि हाल ही में कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया और ये मैनिफेस्टो में जो जो वादे किए हैं, अगर इन वादों को पूरा किया गया तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाएगी और जितने भी लोग अभी 25 साल से कम उम्र के हैं उनका भविष्य खत्म हो जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा है। अब सर कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में जो उन्होंने बात कही प्रधानमंत्री जी ने, और उन्होंने देखिए बार बार कहने पर थोड़ा सा हम लोगों को भी शर्म महसूस होता है कि भारत के प्रधानमंत्री जी 10 वर्षों से भारत के प्रधानमंत्री हैं और किस तरह से बेबाक होकर के झूठ बोलते हैं, दुनिया के सामने बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोलते हैं, भारत के मंचों पर बोलते हैं। मतलब कैसे वो भारत की जनता को मूर्ख बनाते हैं। अब देखिए सर, हमारे पास हमारी पार्टी का घोषणा पत्र है सर, हमारे पास, देखिए आप इसको सर, आपके पास होगा और आपने देखा भी होगा। हमने इस पे लिखा है हमारा अधिकार, हमने मेरा अधिकार नहीं लिखा है, हमारा अधिकार, मतलब भारत की जनता का अधिकार का हमने बात किया है। हमें इस बात को लेकर के फिक्र है, चिंता है कि हमारा संविधान खत्म हो रहा है, हमारा लोकतंत्र खत्म हो रहा है। जैसे एएनआई की जो एंकर थी, उन्होंने जब सवाल किया प्रधानमंत्री जी से संविधान बदलने की बात, तो आप सर उस पूरे इंटरव्यू को देखिए। जैसे ही उन्होंने संविधान बदलने की बात किया, इनके 3 सांसदों ने, 2 सांसदों ने और एक मेरठ के उम्मीदवार जिन्होंने प्रभु श्री राम जी का रोल पात्र किया था, उन्होंने बोला है, 3 लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के महत्वपूर्ण लोगों ने भारत के संविधान के बदलने की वकालत किया है। जैसे ही एंकर ने इस बात को सवाल पूछा मोदी जी से, मोदी जी ने एक बार भी उस पर ये रिप्लाई नहीं दिया कि कहीं से भी भारत का संविधान नहीं बदला जाएगा। भारत के संविधान को बदलने की बात पर पूरी तरह से खारिज करते हुए वो दूसरे जवाब पर चले गए। तो कहने का सर मतलब ये है कि भारत के प्रधानमंत्री जी उस चीज को बल दे रहे हैं। जैसे 25 बरस का जैसे ही उन्होंने जिक्र किया, तो आपने देखा होगा सर, उसमें उन्होंने कहा कि जो बदलाव होगा वो देश को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। मतलब उन्होंने ये नहीं कहा, महत्वपूर्ण चीजों को नहीं जिक्र किया कि लोकतंत्र, संविधान और हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, साथ में ये भी कहा कि उससे घबराने की जरूरत नहीं। वो बात उन्होंने, ठीक है कि उन्होंने कहा घबराने की जरूरत, और क्यों, लेकिन ये उन्होंने तब भी कहा था बहुत पहले, फिर उसके बाद 8 नवंबर 8 बजे 2016, मतलब कुछ ऐसी प्लानिंग तो नहीं है कि नहीं सर इस चुनाव के बाद हम तो प्रभु से यह कामना करते हैं, प्रकृति से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भारत की सुरक्षित मुस्तकबिल के लिए भारतीय जनता पार्टी का सरकार में नहीं आना भारत के हित में रहेगा, भारत के लिए बेहतर रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, हाँ बोलिए।
नहीं सर, आप अमित शाह जी ने कहा कि देखो हमने मोदी साहब ने विकास भी किया है और विरासत को संभाला भी है, विकास भी किया और विरासत को भी संभाला है। फिर 11th बिगेस्ट इकोनॉमी से मोदी साहब ने 10 साल में 5th बिगेस्ट इकोनॉमी कर दिया है। 25 साल का प्लान है जैसा आपने कहा, और जो विरासत को संभाला है, अयोध्या में रामलल्ला, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, सोमनाथ का मंदिर सोने से जिस प्रकार से सजावट किया, करतारपुर कॉरिडोर जिस प्रकार से मोदी साहब ने बनवाया, ब्रज भूमि मथुरा को संवारने का प्लान, तो विकास भी किया है, विरासत भी संभाला है। ये मोदी जी का जबरदस्त काम है, जो 70 यानी 60 इयर्स कांग्रेस का और जो टोटल 70 इयर्स इंडिपेंडेंस से कोई प्रधानमंत्री ने इतने विकास और विरासत संभालने वाला काम किया नहीं है। और इसमें से आप देखो वो 3 जो जिक्र किया वो यूपी के, उत्तर प्रदेश में अयोध्या, काशी और ब्रजभूमि मथुरा का, तो क्लियर कट एजेंडा तय है। मनीष सिंह जी, सर कोई भी इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी लड़ती है तो धार्मिक मुद्दों को ही आधार बना करके वो चुनाव में जाती है, और धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर ही वो जनता के बीच में अपने वक्तव्य देती है और उसी से वोट हासिल करती है। देखिए अमित शाह जी, मैंने आपसे कहा ना सर कि मोदी जी और योगी जी इन दोनों से ठीक एक विपरीत कैरेक्टर के अमित शाह लीडर हैं। अमित शाह जी एक इतने दम्भी और इतने अहंकारी व्यक्तित्व के नेता हैं कि उसको जो बात उनकी जुबान से निकलता है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको धरातल पर उतारने के लिए जिस भी तरीके अपनाने पड़ते हैं वो अपनाते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है अमित शाह जी का कि अमित शाह जी ने और मोदी जी ने और योगी जी ने जो तमाम हिंदुस्तान के विभिन्न कोनों में जाकर के चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो वो जो बात कह रहे हैं उस किसी भी बात में आपने युवाओं के मुस्तकबिल की बात, उन्होंने सुरक्षित मुस्तकबिल की बात आपने नहीं सुनी होगी। कहीं पर भी ये स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया। यहां तक कि उनके मैनिफेस्टो को उठा करके आप देखिए तो एक बार भी उस मैनिफेस्टो में कहीं जिक्र नहीं है कि हम भारत के युवाओं को सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं। जब हमारे पास सरकारी नौकरी के पद रिक्त हैं, जब 1,44,00,000 से ऊपर सरकारी पद केंद्र के पास जो विभाग है उसमें पद रिक्त है, तो भारत के युवाओं को नौकरी देने से सरकार क्यों परहेज कर रही है? दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है सर, मोदी जी जो बयान दे रहे थे, जो बयान उन्होंने एएनआई पे दिया है, अगर इसी को हम उनके चुनावी एजेंडे को मान लें तो सर मैं ये मानता हूं कि भारत अब बेहतर स्थिति में नहीं रह पाएगा। भारत को बहुत ज्यादा भारत के प्रधानमंत्री जी ने कमजोर कर दिया है, और जो कमजोरी मतलब ऊपर से एक गांव में जब घर बनता है सर ना, तो एक छप्पर डाली जाती है, उस छप्पर के ऊपर से बरसात के समय में एक प्लास्टिक का पेपर बिछाया जाता है कि बरसात की पानी अंदर ना जाए। तो बरसात की पानी जो ढकोसला है भारत के प्रधानमंत्री जी का, 2014 के पहले भारत के पास ऊपर 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था, आज के समय में 260 लाख करोड़ रुपए का कर्ज भारत के ऊपर हो चुका है। तो आप सोचिए कि कर्ज लेकर के अगर हम अपना ढकोसला और ढिढोरा दिखा रहे हैं कि हमारा भारत तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का बन गया, तो हमें दुख इस बात का है कि हम कर्जदार हो चुके हैं। 1,40,000 से ऊपर प्रति व्यक्ति भारत का इस समय कर्जे में है। बीजेपी के मनीष सिंह जी, बीजेपी के मैनिफेस्टो आप देखोगे तो बहुत खूबसूरत मैनिफेस्टो बना दिया। जो जिस प्रकार से 70 साल के ऊपर जो बुजुर्ग है, सिटीजन्स, सबको आयुष्मान योजना में उन्होंने इन्वॉल्व कर दिया। बोले कि सब खर्च 5 लाख तक सरकार का जिम्मेदारी है, मोदी जी का गारंटी है। बोले 4 करोड़ हमने घर बनाए और 3 करोड़ घर बना के गरीबों के लिए देंगे, ये मोदी जी का गारंटी मैनिफेस्टो में लिखा है। जीरो बिल, जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल, मनीष सिंह जी, जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल, और वो जीरो भी है और एक्सेस अगर आप जनरेट करते हो, जो मोदी प्रधानमंत्री सूर्य पावर जो है योजना, सूर्य घर योजना, तो सरकार आपसे खरीदेगा, वो पूरा एक्सेस बिजली आपसे खरीदेगा। CAA है, 1 नेशन 1 इलेक्शन है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, और ओलंपिक्स 2036 का तैयारी अब से चालू है। यानी मनीष सिंह जी कुछ छोड़ा नहीं है मोदी जी ने, हर चीज उस मैनिफेस्टो में है, और मैनिफेस्टो कम मोदी गारंटी है, मोदी गारंटी। मनीष सिंह जी, पहले चुनाव में आपने एक स्लोगन सुना होगा, अच्छे दिन आएंगे। किसके अच्छे दिन आए सर? दूसरे चुनाव में आपने एक नए तरह का हर हर मोदी घर घर मोदी सुना सर। अब मोदी की गारंटी देख लीजिए। अरे हर चुनाव में नारों के गढ़ करके हम भारत की जनता का भलाई नहीं कर पाएंगे।
भारत की जनता की भलाई करने के लिए हमें भारत को समझना पड़ेगा। अब भारत के प्रधानमंत्री जी अभी एक सप्ताह पूर्व में उन्होंने सहारनपुर की सभा में कहा कि 3,000 रुपए भारत में पहले यूरिया की खाद बिकती थी। जब भारत के प्रधानमंत्री जी को यह पता ही नहीं है कि भारत में 300 रुपए की यूरिया मिलती है कि भारत में 3,000 रुपए की यूरिया मिलती है, जब उनको यही नहीं पता है कि भारत में यूरिया और डीएपी का बाइफर्केशन क्या है, यूरिया किस चीज को कहा जाता है, डीएपी किस चीज को कहा जाता है। अरे बोलने के लिए लिखी हुई बात देख करके बोलना। भारत के प्रधानमंत्री जी चाहे जो बात बोलना है बोले, भारत की जनता इस बात को समझ चुकी है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है सर, आज के इंटरव्यू में एक बात खास बात उन्होंने कहा, और सर आपने सुना होगा, उन्होंने जब कहा ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के रेट की जब बात एंकर ने चर्चा में पूछा उनसे सवाल, तो उन्होंने कहा कि हमने 2200 करोड़ से ऊपर नगद जब्त किए हैं, आपने सर सुना होगा, और 1 लाख करोड़ से ऊपर हमने रिकवर किए हैं। सर एक बार भी, आप तो महाराष्ट्र में बैठे हैं, आप महाराष्ट्र एक भारत की एक बहुत एक आधुनिक शहर और बहुत ही इकोनॉमिकल वो सिटी मानी जाती है कि भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वहां से संचालित होती है। गुजरात के किसी एक आदमी का नाम बताइए सर 10 वर्षों में जहां पर ईडी सीबीआई गई हो, एक आदमी का, वाहिद एक आदमी का नाम सर पूछ रहा हूं आपसे कि आप सर सिर्फ एक चीज पूछिए कि गुजरात के किसी भी दुकानदार के यहाँ, किसी भी व्यापारी के यहाँ, किसी भी नेता के यहाँ क्या एक बार भी ईडी सीबीआई गई है? क्या पूरा भारत करप्ट है? और क्या गुजरात में जो बैठे हुए लोग हैं वो ईमानदार है? वहां ईमानदार लोग रहते हैं मनीष सिंह। एक बार भी सर 4400 रेड पड़े हैं भारत में जी, 44,000 4400 रेड अभी तक पड़े हैं पूरे भारत भर में। 28 राज्यों में 27 राज्यों में रेड पड़ चुके हैं, लेकिन गुजरात वाहिद इकलौता ऐसा राज्य है भारत का जहां पर एक भी रेड नहीं पड़ा। तो सर दुर्भाग्य इस बात का है जी। ये तो बात हो गई, ये तो आप लोग बात बोलेंगे, हर जगह पे बोलेंगे, बोलना भी चाहिए। लेकिन मैं आपसे अब ये जानना चाहता हूं, क्योंकि एमएसपी के ऊपर अब बात नहीं कर रहा है जी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, क्योंकि पिछले बरस जब फार्मर्स की एजिटेशन हुई थी, किसानों का जब आंदोलन हुआ था, तो ये प्रॉमिस किया गया था कि भाई ये कमेटी बनाई जाएगी, उसके तहत आप सजेस्ट करेंगे कि कौन कौन सी वो क्रॉप्स हैं जिसके तहत एमएसपी मिलेगी, कितने साल के लिए मिलेगी, क्या होगा वगैरह वगैरह, उसका एक मैकेनिज्म तैयार होगा। वो कुछ तैयार नहीं हुआ है, तो इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा आपको लगता है? जितने भी लोग किसानी करते हैं, 70% हिंदुस्तान के लोग किसानी करते हैं भाई, सर बताएं। सर एमएसपी पे इसलिए भारत के प्रधानमंत्री जी बोलने से परहेज कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलने से परहेज कर रहे हैं कि वो उन्होंने बार बार इस बात का संकेत किया है कि हम बहुत बड़े बदलाव के साथ आ रहे हैं। अभी तो हिंदुस्तान ने हमारा ट्रेलर देखा है, फिल्म अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। तो मोदी जी का 10 वर्ष का जो कार्यकाल रहा है वो एक फिल्म का ट्रेलर है। अब जो फिल्म पूरी आने जा रही है उसमें ये जो 3 काले कानून थे, उस 3 काले कानून को भी ये लेकर के आएंगे और हमारी खेती प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएगी। जब हमारी सेना प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा सकती है, हमारी रेलवे जब जा सकती है, हमारे एयरपोर्ट और हमारे जो तमाम ऐसे जो हमारे सिस्टम है, ये जब हमारे प्राइवेट सेक्टर की तरफ जा सकते हैं, तो हमारा एक खेती ही ऐसा, हमारे पास एक थाती और एक ताकत है जो किसी भी सरकार से लड़ने का मादा देती है। भारत के प्रधानमंत्री जी जानते हैं कि जब जिस दिन हम भारत के खेतों को प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेकर के चले जाएंगे, तब उसके बाद से किसान आंदोलन भारत में जिस दिन खत्म हो जाएगा, उसके बाद से जो चाहेंगे भारत में करेंगे। कोई बोलने वाला, कोई टोकने वाला, कोई रोकने वाला नहीं होगा। मनीष सिंह जी, राजनाथ सिंह जी आजकल बहुत हावी हुए हैं पॉलिटिक्स को लेकर। राजनाथ सिंह जी ने आप पे और पूरे इंडिया अलायंस पे आरोप लगाया कि आप बार बार बोल रहे हो लोकतंत्र खतरे में। राजनाथ सिंह जी का कहना है कि इमरजेंसी में मैं जेल में था और मेरे मां जी के अंतिम यात्रा में जाने के लिए मुझे परमिशन नहीं मिला कोर्ट से, कहीं से। तो मैं भुगता हूं कि लोकतंत्र किस प्रकार से मोड़ा जा सकता। तो इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच मोदी जी के काल में सबको मिला है, आप कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी। इमरजेंसी जो भुगते हैं, मैं भुगता हूं। राजनाथ सिंह जी का कमेंट आप कैसे देखते हो? फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, फेथ, वर्शिप, बिलीफ। सर मोदी जी के सामने राजनाथ सिंह जी अब बिना रीढ़ के नेता रह चुके हैं, उनके शरीर में अब रीढ़ नहीं बची है। जिस तरह से मोदी जी के सामने राजनाथ सिंह खड़े होते हैं, कहीं से यह महसूस नहीं होता है, कहीं से यह प्रतीत नहीं होता है कि 2 बार के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इतने वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्र में गृह मंत्री और रक्षा मंत्री, अभी वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं, गृह मंत्री रह चुके हैं, तमाम सारे पदों पर रह चुके हैं। तो जिस तरह की अब
अब मोदी जी की चाटुकारिता में राजनाथ सिंह जी क्या क्या बोल जाते हैं उनको खुद ही इस बात का अंदाजा नहीं है। जैसे अभी बिहार में जमुई में गए थे राजनाथ सिंह जी, उनका मैंने थोड़ा सा भाषण सुना। राजनाथ सिंह जी कह रहे थे कि जो लोग जेल में हैं, बेल में हैं, वो हमें सिखा रहे हैं कि कैसे लोकतंत्र बचाना है, संविधान। अरे लोकतंत्र की बात और संविधान की बात तो आप भी तब कर पा रहे हैं जब आप लोकतंत्र को बचाने के लिए और संविधान को बचाने के लिए 20 महीने आप इमरजेंसी में रहे थे। और मिर्जापुर जिस शहर के रहने वाले हैं राजनाथ सिंह जी, जिस जनपद के रहने वाले हैं, उस जनपद में चले जाएंगे अगर राजनाथ सिंह जी, तो वहां का बच्चा भी अब नहीं बता पाएगा, कोई अगर आज के समय का नौजवान होगा वो ये नहीं बता पाएगा कि राजनाथ सिंह जी हमारे जनपद के रहने वाले हैं। आप खुद ही सब देख लीजिए कि उनका 5 बरस 6 बरस उठा करके देख लीजिए कि पूरा मिर्जा, जो आदमी अपने जनपद में अपने जनपद का विकास न कर पाया, अपने जनपद में जा करके वहां के युवाओं का दुख सुख न पूछ पाया, वो भारत में घूम करके जो भी मोदी जी के सामने जितनी चाटुकारिता हो सकती है करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भारत का जनता बदलाव के लिए तैयार है, परिवर्तन के लिए तैयार है, और इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत देगा और इंडिया गठबंधन का सरकार केंद्र में बनेगा। और ये भी कहा जा रहा है कि आपका, ये तो बात हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अभी इस बात ने ज़रा तूल पकड़ा, जो आपका पीडीए है, पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक, ये काफ़ी कंसोलिडेशन हुआ है। ऐसा सच है क्या? काफ़ी लोग इकट्ठे आए हैं, बहुत लोगों ने, स्पेशली ओबीसीज में, जो बहुत लोग बीजेपी की तरफ चले गए थे, अब शायद वापस समाजवादी पार्टी की तरफ आए हैं। ऐसा कुछ हुआ है क्या मनीष सिंह जी? सर पीडीए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक ऐसा विजन लाइन था जिसको शुरू में तो कुछ लोग असहज हो गए थे, शुरू में तो कुछ बातें असहजता के साथ कर रहे थे, लेकिन पीडीए ने जिस तरह से एक समाज के सभी वर्गों को, जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, संविधान में विश्वास रखते हैं, समाजवादी विचारधारा में विश्वास रखते हैं, बहुजनवादी जो लोग हैं, उन लोगों ने धीरे धीरे इसको समझने की कोशिश किया कि हम अगर एनडीए से लड़ना चाहते हैं, अगर हम भारतीय जनता पार्टी की सामंती और अहंकारी व्यवस्थाओं से लड़ना चाहते हैं, तो हमको पीडीए का जो एक गमला हमें मिला है, उस गमले में हमको सभी लोगों को सज करके, धज करके और इकट्ठा होकर के जब हम लड़ेंगे इन ताकतों से, तो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देंगे और हम ही उनको सत्ता से बेदखल कर पाएंगे। देखिए साहब, ऐसा है कि अगर उत्तर प्रदेश में किसी भी तरीके से मोदी जी का विजय रथ रुक गया, तो ही जाकर के इंडिया अलायंस की सरकार शायद बन सकती है दिल्ली में। अगर 80 में से 65 के 70 सीटें भी आ गई, बीजेपी तो बोलती है हमारी 75 और 80 के बीच में आएंगी, अगर आपने उनको 55 या 50 पे रोक दिया, तो मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी दिल्ली में। ऐसा होगा क्या? 5 से 50 लेके आना पड़ेगा मनीष जी आपको। सर उत्तर प्रदेश में तकरीबन 15 करोड़ से ऊपर मतदाता है जो इस बार वोट करने जा रहे हैं, और 1 लाख तकरीबन 62,000 तकरीबन बूथ है, जिन बूथों पर समाजवादी पार्टी ने अपना बूथ मैनेजमेंट का पूरा सिस्टम, इको सिस्टम बना करके, हमने 20-20 यूथ को एक बूथ पर खड़ा किया है और हमने उनका एक संगठन निर्माण किया है। 58,184 ग्राम सभाएं हैं, 1,62,000 तकरीबन बूथ है। तो हम नीचे से भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुखों के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी का जो बूथ मैनेजमेंट का सिस्टम है उसके खिलाफ हम लोगों ने एक ऐसा खूबसूरत एक बूथ सिस्टम खड़ा किया है, जो वहां पर जमीनी धरातल पर हम तो ऊपरी स्तर पे तो लड़ ही रहे हैं, चुनावी जनसभाओं में हम लड़ रहे हैं, उनके बयानों का हम और उनकी योजनाओं का, उनकी नीतियों का हम जन जन में जाकर के बता रहे हैं, लेकिन जो मुख्य लड़ाई है, जो जमीनी स्तर पे लड़ाई है, वो हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वश्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में हम बूथ से लेकर के यूथ को कनेक्ट करते हुए, उनको बताते हुए कि तुम्हारी बेरोजगारी कैसे दूर होगी, हम तुम्हें कैसे मुख्य धारा में लाएंगे, तुम्हारे जीवन को कैसे हम बेहतर करेंगे। हम मोटिवेशनल लोकल स्तर पर स्पीचेज के माध्यम से उनको तमाम अखबारों के आर्टिकल्स, हमारी जो सोशलिस्ट मूवमेंट्स की जो किताबें हैं, जो बुकें हैं, उनमें जो हमारी चीजें लिखी हुई है, यूथ के बारे में, किसानों के बारे में, महिलाओं के बारे में, मजदूरों के बारे में, इन सभी चीजों का जिक्र करते हुए जो हम लोगों ने खड़ा किया, उसका जो बूम सर दिखाई देगा, वो जिस दिन वोटिंग होगी उसमें दिखेगा। और जैसे ही 4 जून को मतगणना होगी और सामने रिजल्ट आएगा, तो उत्तर प्रदेश देश को अप्रत्याशित रिजल्ट देगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत शॉकिंग रिजल्ट होगा, और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हम रोक देंगे। क्या बात है साहब। मनीष सिंह जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ सर, जुड़ने के आपका लिए। आशीर्वाद बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, हर हर महादेव। थैंक यू। जय सिया राम, जय सिया राम। I hope it works. I'm not sure, because
Suddenly there is no talk. Earlier there was a lot of talk about, there was a lot of buzz, a lot of chatter about Akhilesh Yadav. Suddenly there is no chatter at all. Now There's you no find buzz. Yogi Adityanath coming out, his body language and the aura is that I am going to win and this is going to happen. And it's not 70s, but पूरा 80 के 80 में जी. बीजेपी का होगा. I can we can smell the kind of confidence coming out from him. That's right. And you can actually feel the nervousness Yes. in all the other parties. Right at the moment with us, our very old friend, Mr. Hemant Kamble of the Maharashtra Navnirman Sena, बड़े दिनों के बाद हमारे साथ. हेमंत कामले साहब, नमस्कार. नमस्कार. जय सिया राम सर. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी. सर आज नवरात्र भी है, 7वां दिन है. आपको नवरात्र की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं. हेमंत कामले साहब, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं. तो हेमंत कामले साहब, नाउ व्हाट इज द स्ट्रेटजी सर, उसके बारे में जरा बताएं. यू आर नाउ सपोर्टिंग द एनडीए. हर जगह पर जाकर के राज साहब ने ये भी बोला है कि जितने भी एमएनएस के कार्यकर्ता हैं वो एनडीए का प्रचार करेंगे. और यू हैव बीन टोल्ड टू प्रिपेयर फॉर द असेंबली इलेक्शंस. हाउ डज दैट वर्क आउट सर? इसके बारे में कुछ बताइए सर प्लीज. See, Mr. Raj Thackeray has already declared his support, unconditional support to Mr. Narendra Modi. जी. So now we have already planning. Actually, we are giving them support, and they will include us. They will involve us in their election campaign. So now they are planning. उनकी सब जो प्लानिंग चल रही है उस हिसाब से जैसे हमें बताएंगे उस हिसाब से हम प्रचार करेंगे. हेमंत जी, मगर राज ठाकरे साहब पे जब कभी ऑपोजिशन का आलोचना होता है कि आपने पहले क्रिटिसाइज किया था, आप मोदी जी को हर मंच से क्रिटिसाइज किया था, और ऑपोजिशन स्पेशली उद्धव ठाकरे जी और संजय राउत जी हमेशा कह रहे लाव थे वीडियो. अब तो नाना पटोले जी क्रिटिसाइज करते हैं, लाव थे वीडियो. अब वीडियो कहाँ है, कहाँ? तो आलोचना हो रहा है, राज ठाकरे साहब का आलोचना इन लोग कर रहे हैं कि एक जमाना था कि आप विरोध करते थे, अब आप पूरे ऑपोजिट 180 डिग्री टर्न ले लिए हो. हेमंत कामले साहब. प्रदीप जी, राजीव सर, हमने वीडियो का कभी ही उसको नकारा नहीं है. जो गुड़ी पड़वा की रैली उन्होंने भी उसमें कहा, रासर ने खुद कहा कि जब जो बातें गलत हुई वहां पर मैंने उसका विरोध किया है. अब देखिए कैसे ना कि हमारी जो देश की पॉलिटिक्स है तो हर 10-15 साल में उसमें बदलाव आता है जी. और पिछले 10 सालों से मोदी जी की जो सरकार चल रही है इसमें अपोजिशन की एक जो लीडरशिप उभरनी चाहिए थी वैसी कोई लीडरशिप उभर कर आई नहीं. देखिए 2018 में उन्होंने ऐसी कोशिश की थी राज ठाकरे ने कि सोनिया गांधी जी से मिले थे, उन्होंने कांग्रेस के ममता बनर्जी से मिले थे और उनकी एक मंशा थी कि हम इनके खिलाफ एक ऐसे एक आवाज उठाएंगे या एक साथ मिलकर काम करें. लेकिन उस वक्त किसी ने भी इसके लिए जो सकारात्मक जो उनका रवैया चाहिए था वैसा नहीं था. ना तो मिस्टर शरद पवार का था, ना तो उद्धव ठाकरे जी का था महाराष्ट्र से, ना तो कांग्रेस से ऐसा कोई ओपनली सहयोग मिला. अब देखिए कैसे है कि ये जो अनकंडीशनल सपोर्ट जो दिया है उन्होंने, एक तो अनकंडीशनल बोला है, ना भी हमने कोई उनसे कोई राज्यसभा की जगह मांगे, ना कोई एमएलसी मांगे, ना कोई विधान परिषद मांगे, कुछ नहीं मांगा उनसे. हमने उनको सिर्फ इसके लिए सपोर्ट किया है कि जो भी मसले अभी जो चल रहे हैं, जहां पर उन्होंने कहा कि यूथ की बात की, यूथ की जॉब की बात है, या फिर आने वाले दिनों में हम जो भी है विस्तार से बात करेंगे, वो जैसे महिला सुरक्षा की बात है, किसानों के प्रॉब्लम्स है, या डेवलपमेंट के प्रॉब्लम है, या फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, फिर आपका फाइनेंशियल ग्रोथ है. इन सब बातों पर हमने गौर फरमाया कि जैसे देखिए कि पिछले, अगर आप राजीव जी आप तो बड़े बहुत सालों से इसमें जर्नलिज्म में हो जी, और पॉलिटिक्स को बड़ी नजदीकी से आप देख रहे हैं. तो जब
यहाँ पर कोई लीडरशिप ही नहीं है, तो हम किसको सपोर्ट करें? ना तो हमारी तरफ महाविकास आघाड़ी ने हाथ फैलाया था या हाथ बढ़ाया था कि हम उनको सपोर्ट करें। और यहाँ पर महाराष्ट्र में ऐसे जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, कोई ना कोई अलायंस में है, फिर वो महाविकास आघाड़ी हो या एनडीए आघाड़ी हो, महायुति हो और महाविकास आघाड़ी हो, तो कोई ना, हर एक पार्टी कोई ना कोई अलायंस में है। तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अकेले ऐसे इलेक्शन लड़के ज्यादा से ज्यादा उसको कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट सपोर्ट होता था कि जो विरोधी के जो वोट से, तो वो वोट का जो पोलराइजेशन होता है उसका फायदा बीजेपी को मिलता। तो इनडायरेक्ट फायदा होने से अच्छा डायरेक्ट देते सपोर्ट। क्योंकि यहाँ पर ऐसे है कि मैंने पहले भी कहा, क्योंकि भाई महाविकास आघाड़ी की तरफ से कोई नेता नहीं था, जबकि राज साहब ने पूरी तरह एक बात क्लियर की कि इतने सालों में उनका जो लगाव था वो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स से था। इसके पहले के जो भी प्रमोद महाजन जी हो, भूपेंद्र मुंडे जी हो, या फिर अभी के विनोद तावड़े हो, आशीष शेलार हो, सब उनके भाजपा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन था। तो राज साहब का जो भी जो पॉलिटिकल करियर है उसमें देखिए कि ज्यादातर उनका जो अलायंस रहा वो भारतीय जनता पार्टी से, तो कांग्रेस से ना तो उनसे कोई मेलजोल था। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने 2018 में जो कैंपेन किया था लावरे वीडियो, और जो भी उनके मतलब भारतीय जनता पार्टी के जो गलत जो डिसीजन थे उसके खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला था। और उनने वो बात वो सभा में भी कही कि जहां जहां पर भी गलत हुआ मैंने बोला है और इसके आगे भी बोलूंगा। You know, Hemant ji, one of the most important things that Raj Sahab Thackeray said was, उन्होंने कहा कि I liked 3 or 4 decisions. One was Article 370, one was the construction of Ram Mandir or CAA. That was what Raj Sahab said. Raj Sahab इसलिए कहा कि वो बाला साहब ठाकरे साहब के साथ तभी थे when बाला साहब ठाकरे जी ने कहा कि मेरा एक ही सपना है आर्टिकल 370 और राम मंदिर किस प्रकार से एक दिन का प्राइम मिनिस्टर बना दो, मैं एक दिन में हासिल कर दूंगा। वो सेंटिमेंट्स उनके पास अटैच थे। आज राज साहब ने कहा कि वो पूरे 3 चीज जिस प्रकार से मोदी जी ने किया, आई एडमायर हिम बिकॉज ही हैज डन दैट व्हिच वाज इम्पॉसिबल, व्हिच नोबडी हैज डन इट। कैन यू एक्सपैंड ऑन दैट हेमंत जी? देखिए कैसे ना, राम मंदिर का जो मसला था तो इतने सालों से ये पेंडिंग था। मतलब मैं जहां तक समझता हूँ कि 1986 में पहले शुरू हुआ, उसके पहले भी शुरू था, लेकिन 1986 में वो टूल पकड़ा जिसका जो परिवर्तन हो गया कि राम रथ यात्रा निकली, या फिर बाबरी का जो भी मसला हुआ जी। तो इतने सालों से जो जिस मसले पर इतने दंगे हुए, जो वो एक शांति से ये मसला सुलझ गया और राम मंदिर खड़ा हो गया। अब राम मंदिर होने के बाद भारतीय जनता पार्टी को बात करने के लिए अब विकास पे बात करनी पड़ेगी। तो जो मसला इतने शांति से 370 हो, शांति से मसला सुलझ गया, या राम मंदिर हो, शांति से मसला सुलझ गया। अब देखिए, राम मंदिर की बात हम इसके लिए कहते हैं ना कि शांति से सुलझ गया, इसलिए कहते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद ये मसले पे लोग इसलिए डरते थे डिसीजन लेने के लिए कि कहीं दंगे ना हो जाए, कोई मतलब जो फसाद न हो जाए, इसके लिए डरते थे ना। लेकिन ये शांति से मसला निपट गया। देखिए, मैं कांग्रेस के या शिवसेना के जो लोग आप क्रिटिसाइज करते हैं डिसीजन को, तो मैं समझता हूँ कि हमारी राजनीति हमेशा ऐसी रही है, राज साहब की राजनीति ऐसी रही है कि जो बातें अच्छी है उसको अच्छी कहो, जो बातें बुरी है उसको क्रिटिसाइज करो, और वो उनका स्टैंड हमेशा कायम रहा है। अब मैं आपको एक याद दिलाता हूँ कि एक जो ट्रिपल तलाक का जो मसला हुआ था 1984 या 85 में, 1985 या 84 में रहेगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस ओर आना पड़ा, हिंदुत्व की ओर जाना पड़ा। वो था ट्रिपल तलाक का शाहबानो केस जी। देखिए, उसमें तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होने के बावजूद कोई सुमाना नहीं गया था, और वहीं से कहीं ना कहीं तूल पकड़ा है भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व की राजनीति को। फिर उसके बाद राम जन्मभूमि का मसला आ गया, फिर राम रथ यात्रा हो गई। तो 1984 से लेके अब 91 या 97 ये पिछले, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं ये राजनीति तूल पकड़ी है। तो आज की तारीख में यहाँ पर जितने भी विरोधी दल है, तो आपको लगता है कि एक लीडरशिप जो खड़ी होनी चाहिए थे मोदी जी के खिलाफ? क्योंकि हमारे यहाँ पर 10 साल के बाद गवर्नमेंट चेंज होती है, कभी एनडीए आती है तो कभी यूपीए। आप देखिए पिछले 20-30 साल का जो रिकॉर्ड है आप चेक करके देखिए। तो ये कहीं ना कहीं हमें इस बात के लिए हमने सपोर्ट किया है कि जो बातें बन रही है
फिर हमारा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का जो बाकी देशों के साथ जो काम चल रहा है, या फाइनेंशियल सेक्टर में अगर वो कुछ करना चाहते हैं, तो उनको अगर 5-10 साल दिए हैं और यहाँ पर ऐसी कोई भी लीडरशिप नहीं है, तो ऐसे वक्त पर अगर हम लीडरशिप चेंज करने की बात है तो कहीं ना कहीं ये जो थर्ड फ्रंट वाला मामला है वैसे होता है, और फिर से ये देश का कहीं ना कहीं नक्शा बिगड़ जाता है। नक्शा यहाँ पर जो बातें चल रही है वो कहीं ना बिगड़ती है, क्योंकि लीडरशिप नहीं है। सबसे पहली बात तो लीडरशिप नहीं है। आप भी इस बात को मानेंगे कि कहीं ना कहीं जो विरोधी के जो लीडर्स है, इसमें किसी में कोई इस तरह का कोalition नहीं है, या उनमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। हेमंत कामले साहब, शरद पवार साहब एक बात करते हैं जी, मेरी समझ में, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, यू मे नॉट लाइक व्हाट आई एम अबाउट टू से, मेरी समझ में इट इज द वाइजेस्ट मूव. What Mr. Raj Thakre has done is the wisest move. I know it will hurt a lot of egos within your party also. Everybody, there are a lot of people who only wanted to go alone. बोल रहे थे हम अकेले लड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. लेकिन जिस प्रकार आज की तारीख में समीकरण बन चुके हैं, जैसा आपने बताया, 2-2 अलायंस चल रही हैं और बाकी एक प्रकाश अंबेडकर जी हैं और बाकी इधर उधर के मायावती जी भी हैं वगैरह वगैरह. लेकिन एमएनएस का जो फ्यूचर है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का जो फ्यूचर है, वैसे भी यू आर अ राइट विंग पार्टी, वैसे भी यू आर अ हिंदुत्ववादी पार्टी. आपका जो नेचुरल अलायंस है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है. लेट्स बी वेरी क्लियर. In fact, now what has happened is, this is my view, and I have been saying this now for a long time, even in Sahara I used to say that, कि अब ये क्लियर हो गया कि बाला साहब ठाकरे के असली उत्तराधिकारी राज ठाकरे साहब हैं. ऐसा मेरा मानना है. हेमंत कामले साहब, अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताइए प्लीज. नहीं, आपने एकदम सही फरमाया राजीव जी. देखिए कैसे है ना कि 50 सालों से, जिस 50 साल 1966 में शिवसेना का फॉर्मेशन हुआ जी, अब 1960 36 एंड दिस 24 almost 60 years passed and they struggle, they fight with Congress, and incidentally अचानक आप कांग्रेस के साथ अलायंस करते हो. उद्धव ठाकरे जी या संजय राउत अगर ये बात कहते हैं कि भाई राज ठाकरे साहब पहले लावरे वीडियो कहते थे, अब मुझे एक बात बताइए, 2019 में जो घटना घटी कि 2019 में अपने अलायंस में भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस किया, और रिजल्ट आने के बाद पोस्ट इलेक्शन, प्री इलेक्शन आपका अलायंस था, पोस्ट इलेक्शन आपको चीफ मिनिस्टर का पोस्ट मिलती नहीं है, इसके लिए आप अलायंस तोड़ के कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ जाते हैं. अब ये जो बात है, इसकी नींव जो शरद पवार जी ने डाली थी वो 2014 में डाली थी, जब ये भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना जो अलग अलग लड़े थे, और उसके बाद उन्हें जो अनकंडीशनल सपोर्ट शरद पवार साहब ने जो दिया था भारतीय जनता पार्टी को जी, तो उसके बाद डर के मारे कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे जी पावर में शामिल हो गए. अब उसके बाद आपने 5 साल आपने उसमें जो सत्ता के जो भी फायदे वो लिए, और 2019 में आपने साथ में इलेक्शन लड़ा, और 2019 को आपने अलायंस करके वो अलायंस तोड़ कर गए. तो जो बाला साहब ठाकरे के जो उत्तराधिकारी थे, जो सच में उत्तराधिकारी, आज आप ये राज साहब ठाकरे ने प्रूव कर दिया कि हमारा नेशनल अलायंस है. उन्होंने ये बात पूरे मतलब उस सभा में कही थी कि जब कोई ये चलता था, मेरे डायलॉग चलते थे, मेरे जो एक नेचुरल मेरा इमोशनल जो अटैचमेंट था वो भारतीय जनता पार्टी के साथ था, तो हमने अनकंडीशनल उनको सपोर्ट किया. दुरुस्त बात. तो मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे जी है, और उनको अपने गिरबान में झांकना पड़ेगा कि आप किस तरफ जा रहे हैं. आज की तारीख में महाराष्ट्र में जो भी, आप महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में ऐसा कौन सा अलायंस है? देखिए, सीट पर इनका जो बंटवारा ठीक से हो नहीं पाया है. वो भारतीय जनता पार्टी और उनके अलायंस में भी कुछ चल रहा है कुछ सीट पर, लेकिन यहाँ पर प्रकाश अंबेडकर आपके साथ थे, वो अलग लड़ रहे. तो इन सब बातों का तो इनडायरेक्टली फायदा तो भारतीय जनता पार्टी को, तो हमने तो अनकंडीशनल सपोर्ट किया उनको. और हेमंत कामले जी, जैसा प्रदीप जी ने अभी भी कहा, बाला साहब ठाकरे के 2 या 3 मुद्दे थे. मोस्ट इंपॉर्टेंट वाज रिपील ऑफ आर्टिकल 370. मिस्टर मोदी हैज रिपील्ड आर्टिकल 370. नंबर 2,
ban and criminalization of verbal triple talaq. Bala Saheb Thackeray's pet subject. And number 3, uniform civil code. Uniform civil code is coming, whether we like it or not. So in all these 3 things, Mr. Modi has actually done what Bala Saheb Thackeray wanted a government, any government in Delhi to do. So when Exactly. Raj Thackeray aligns with Exactly. him, I think he's actually taking Bala Saheb's ideas forward. Hemant Kamle. राइट, आपने एकदम सही फरमाया कि देखिए कैसे है ना कि ये जो ट्रिपल तलाक की बात हो जी। या राम जन्मभूमि की हो, 370 आर्टिकल 370 की बात हो जी। या कॉमन सिविल की कोड की बात हो, मैं तो कहता हूं कि मोदी जी को पॉपुलेशन कंट्रोल बिल भी अभी जल्दी से लाना चाहिए। देखिए, जो बात देश के हित की हो इसको हम जरूर सपोर्ट करेंगे, और जिन बातों पर हमें जो गलत लगी वो गलत वहां पर उन्होंने उनके जो ऑब्जेक्शंस थे वो डिक्लेयर किए थे। जब पठानकोट में उनको लगा कि ये सही नहीं है तो उन्होंने बात कही थी वो, और ये कोई नकारने की बात नहीं है। तो इसके लिए उनको क्रिटिसाइज करना, जो क्रिटिसाइज करते तो उनको उनकी वो पॉलिटिकल क्रिटिसाइजिंग हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। आप बात करिए। हेमंत जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड दैट ये नकली सेना है, ये नकली सेना है। उद्धव ठाकरे जी की जो सेना है वो नकली सेना है, असली सेना एकनाथ शिंदे जी का है, जो बाला साहब ठाकरे जी का विचारों को आगे लेके जा रहा है। इमीडिएटली नेक्स्ट डे अमित शाह जी सेड ये तो नकली शिवसेना है उद्धव जी का, और जो एनसीपी के जो शरद पवार जी के हैं वो भी नकली एनसीपी है, और आधा कांग्रेस, ये तीनों मिलके उनका कोई एजेंडा नहीं है। जो आप अभी बोल रहे थे कोई एजेंडा नहीं है, सभी एक साथ आए। तो हाउ डू यू सी बोथ प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड अमित शाह जी कमेंट ऑन नकली सेना, नकली एनसीपी, आधा कांग्रेस? नहीं, देखिए कैसे है ना कि उन्होंने जो शिवसेना पर नकली शिवसेना इसलिए कहा है क्योंकि वो अपने विचारों से हट गए कहीं ना कहीं पे। बाला साहब जो विचार थे उनसे वो हट गए हैं, और एकनाथ शिंदे ने उन्होंने जो अलायंस किया उनके साथ या जो भी किया भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने तो साथ में अलायंस में इलेक्शन लड़ा था ना जी। तो जो भी मैंडेट मिला था 2019 में वो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को मिला था। तो मुझे लगता है अगर उनको गद्दार कहा जाता है, उद्धव ठाकरे या फिर आदित्य ठाकरे हो, संजय राउत उनको गद्दार कहता है, तो उद्धव ठाकरे जी ने भी तो 90 लाख जो वोट उनको मिले थे शिवसेना को, उनसे गद्दारी की है। या 1,31,00,000 जो भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले थे उनमें शिवसेना के वोट थे, और शिवसेना के जो वोट है उसमें भारतीय जनता पार्टी। तो वो जो 2,21,00,000 वोट थे 2019 के, उन सबके साथ गद्दारी तो शिवसेना ने की थी ना, मतलब उद्धव ठाकरे जी ने की थी ना। आप उनको गद्दार कहते हो तो क्या आपने 2,21,00,000 लोगों का कंसेंट लिया था कि हम कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ जा रहे हैं? और किस लिए जा रहे हो? क्योंकि आपको चीफ मिनिस्टर के पोस्ट नहीं मिली इसलिए? क्या आपने महाराष्ट्र को निधि नहीं मिला इसके लिए आपने पार्टी चेंज की थी या अलायंस तोड़ा था? क्या महाराष्ट्र में जो इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस रुका था या इंडस्ट्रीज जो बाहर जाती उसके लिए आपने उनका ये किया था, प्रोटेस्ट किया था? नहीं किया था। क्या महाराष्ट्र में रोजगार नहीं मिलता इसके लिए आपने प्रोटेस्ट किया था? नहीं किया था। क्या आपने महाराष्ट्र में जो फार्मर्स की आत्महत्या होती है वो रुकती नहीं है, उनके लिए कोई एक प्रॉपर प्लान नहीं बन रहा है या कोई कॉन्क्रीट उनको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, इसके लिए आपने अलायंस तोड़ा था? तो नहीं तोड़ा था। आपने सिर्फ आपके स्वार्थ के लिए या आपको चीफ मिनिस्टर की पोस्ट नहीं मिलती इसके लिए अलायंस तोड़ा था ना। तो कहीं ना कहीं इनको नकली, मतलब इनके पास कोई एजेंडा नहीं। शरद पवार जी के पास क्या एजेंडा है या उद्धव ठाकरे जी के पास एजेंडा क्या है? आप हर सभा में जाके बात क्या करते हैं? गद्दार। ओके, आपको नई बात करनी पड़ेगी, आपको डेवलपमेंट की बात करनी है। आप खुद चीफ मिनिस्टर थे, कितनी इन्वेस्टमेंट लेके आया? या आदित्य ठाकरे एनवायरमेंट मिनिस्टर थे या टूरिज्म मिनिस्टर थे, तो कितनी पॉलिसीज आपने बनाई टूरिज्म के लिए? जबकि महाराष्ट्र में टूरिज्म के लिए इतना सारा पोटेंशियल है, तो आपने कौन सी पॉलिसी बनाई या कौन से प्रोजेक्ट लेके आए? या ऐसे कौन से प्रोजेक्ट आपने एक पेंगुइन का यहाँ पर जो जिजामाता उद्यान में जो किया उसके बावजूद ऐसा कोई दिखा नहीं है। तो आपको बात करते समय आपकी जो भी है सीटें बचानी है, आपकी पार्टी बचानी है, इसके लिए जो आपकी जो चल रही है कोशिश है वो कर लीजिए। तो हेमंत कामले साहब अब आगे क्या ये बताएं सर, क्योंकि अभी यू विल बी इन्वॉल्वड इन कैंपेनिंग। आगे क्या होता है जी, यू विल बी इन्वॉल्वड इन कैंपेनिंग फॉर लोकसभा के लिए आप कैंपेनिंग करेंगे, फिर असेंबली इलेक्शन में क्या होगा? आई एम मोर इंटरेस्टेड इन दैट, बिकॉज आई थिंक दैट्स वेयर
we'll come to know exactly where we stand. Sir. देखिए कैसे है ना, 4 जून के इसके रिजल्ट आएंगे लोकसभा के, और उसके बाद महाराष्ट्र का नहीं, देश का पूरा जो भी फ्यूचर या जो भी एक कैनवास ओपन होगा, और तब आपको पता चलेगा। लेकिन गुड़ी पाड़वा के सभा में ही राज साहब ने बोल दिया हमारे कार्यकर्ताओं पर, सब पदाधिकारियों को कि आप विधानसभा की तैयारी में लग जाओ। तो हमारी तो तैयारी 365 दिन चलती है। लोगों के लिए जो रास्ते पर उतर कर काम करना है वो हम कर रहे हैं। उसके बावजूद जो कार्यकर्ता या बूथ लेवल पर जो काम कर रहे हैं वो हमारा काम शुरू है। तो विधानसभा की तरफ हम रुख कर रहे हैं। अभी फिलहाल तो लोकसभा में जो भी अनकंडीशनल सपोर्ट है तो उस हिसाब से कैंपेनिंग करेंगे। हेमंत जी, पॉलिटिकल सर्कल्स में बहुत चर्चा था कि जब सब लोग वो कह रहे कि एकनाथ शिंदे जी बाला साहब ठाकरे साहब के विचार को आगे लेके जा रहे हैं, तो सबको ऐसे लगा था और टॉक भी था कि राज साहब ठाकरे विल बी द चेयरपर्सन ऑफ एकनाथ शिंदे जी सेना, यानी अध्यक्ष वो रहेंगे। ऐसे कुछ चर्चा चल रहे थे। हो सकता है बिकॉज दोनों, अगर बाला साहब ठाकरे जी के विचार दोनों अलग अलग नहीं होना चाहिए, कंसोलिडेट होना चाहिए, इसलिए चर्चा चल रहा था कि राज साहब विल बी द पार्टी प्रेसिडेंट। Was any talk like that ever happened there? नहीं, देखिए प्रदीप जी, ऐसी कोई बात ही नहीं है। जो पार्टी को आपने 18 साल से संभाला और आपने और गुड़ी पाड़वा की पूरी सभा सुनी होगी, तो जिस पार्टी को हमने सींचा है, हमारे खून पसीने से सींचा है, इतनी मेहनत से हमारी जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की इंजन निशानी है उसको कमाया है हमने, यही भी कहा। तो उस पार्टी की निशानी छोड़कर हम शिवसेना, उनका तो सपना ही नहीं था ना कि ये पार्टी तोड़कर मैं मेरी उस पार्टी पर कब्जा जमाऊं। वो तो कभी कर चुके होते। तभी उनके पास 30 से 35 एमएलए आए थे, 6, 7 या 8, 10 जो भी एमपी आए थे। उनको अगर करना था, अगर वो बाला साहब तो तभी वहां पर थे। उनको उनके जब वो जीते जाते थे तभी उनको दुख नहीं देना है और अभी भी दुख नहीं देना है। हमने शिवसेना तोड़ने की कोई कोशिश नहीं की, जबकि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना तोड़ने की कोशिश कर चुके हैं, तोड़ चुके हैं। जब हमारे 7 कॉर्पोरेटर थे तब तोड़े थे। तब क्या किया था उद्धव ठाकरे जी ने? आज उद्धव ठाकरे जी को वो दुख पता चलता होगा जब आपके 40 एमएलए आपको छोड़ कर गए। और ये जो देखिए 2014 से लेकर 2019 तक भारतीय जनता पार्टी ने ये पार्टी तोड़ने का कोई प्रोग्राम नहीं रखा था आपके, या फिर ईडी का कोई प्रोग्राम नहीं था। लेकिन ये आइडिया शिवसेना ने दिखाया कि पार्टी तोड़ी जाती है और इस तरह से एक कोई पार्टी खत्म की जाती है। तो ये पार्टियां तोड़ने का आइडिया तो शिवसेना ने दिया है और इसके महागुरु तो शरद पवार जी है। सर रैंक एंड फाइल जो है, इतिहास निकाल के देखिए। जी दुरुस्त बात नहीं, ये भारत का इतिहास है। इसमें पहली बार जो घटना हुई थी ना, ये पार्टी तोड़ने की है और एमएलए अलग लेके पार्टी बनाने की, ये तो खत्म हुई थी राजनीति। तो शरद पवार जी उसके सूत्रधार, शरद पवार जी इसके महामेरु है जी, सूत्रधार है। और इन्होंने सबको मार्ग दिखाया कि ऐसे पार्टी तोड़ी जाती है। तो अभी उनको कोई कंप्लेंट करने का अधिकार ही नहीं है। तो हेमंत कामले साहब, जो कार्यकर्ता है एमएनएस का, जो टोटल बिल्कुल लॉयलिस्ट है राज साहब का, राज ठाकरे जी का, अमित ठाकरे जी का, शालिनी ठाकरे जी का, तो उनके मन में इस वक्त क्या है, क्या सोच रहे हैं वो? क्योंकि राज साहब ने निर्णय ले लिया, निर्णय हो गया, मानते हैं, लेकिन अंदर क्या सोच रहे हैं वो जरा बताएं। देखिए कैसे है ना कि हमेशा जो सत्ता में पार्टी होती है उसके खिलाफ कोई ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी होती है और लोगों के मन में एक कहीं ना कहीं एक क्रोध होता है। तो वो पार्टी जो भी कार्यकर्ता एक पर्टिकुलर लेवल पर सोचता नहीं है। कार्यकर्ता इमोशनल होता है और राजनीति जो है प्रैक्टिकल होकर करनी पड़ती है। तो ऐसे कोई क्रोध या ऐसे कोई है नहीं। यहाँ पर पार्टी ऐसे ही चलते हैं, जब राज साहब कोई डिसीजन लेते हैं, ऑर्डर करते हैं, उसको हम फॉलो करते हैं। और मुझे लगता है कि आप राजनीति के अच्छे विश्लेषक हो, अभ्यास करते हो, आपको अच्छी तरह नॉलेज है कि ये हमारा डिसीजन आने वाले फ्यूचर के लिए, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। इसके लिए कार्यकर्ता में ऐसी कोई, उनके मन में कोई दुविधा नहीं है। जो भी पार्टी के कार्यकर्ता है वो अपनी डिसिप्लिन के साथ यहाँ पर कैंपेनिंग में शामिल होंगे और हम आने वाली जो विधानसभा के इलेक्शंस है उसकी पूरी तैयारी में लग चुके हैं। Right, Hemant Kamble Saab, thank you very much for joining us and congratulations to you. I think it's a very practical decision and it's a very good decision keeping your eye on the future of the party, I think. Thank you.
नमस्कार सर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी. थैंक यू सर. जय भवानी, जय महाराष्ट्र. Well, I don't think Raj Thakre had any other choice, actually speaking. But Otherwise, he would have been a completely fantastic isolated. choice. I mean, you can see what's happening in politics, and especially Maharashtra politics, and MVA politics जिस प्रकार से चल रहा था. प्रदीप जी, नरेंद्र मोदी जी के लिए इससे ज़्यादा अच्छी बात और कोई हो नहीं सकती थी, और राज ठाकरे जी के लिए भी इससे ज़्यादा अच्छी बात कोई हो नहीं सकती थी. याद रखें, उद्धव ठाकरे साहब दूसरी तरफ हैं, अभी पाले के दूसरी तरफ हैं. इस तरफ आपके पास एकनाथ शिंदे हैं, और एकनाथ शिंदे साहब को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर राज ठाकरे हैं. असली ठाकरे आपके साथ है, याद रख लीजिए. मोदी जी का काम जो है वो बहुत आसान हो गया है. दोनों तरफ अब मोदी जी के पास चॉइस है किसको बढ़ावा देना है, किसको नहीं देना है. बिकॉज डू रिमेंबर, MNS, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, एंड Raj Thakre is the actual Thakre. Let's be very clear. We've been saying it right from day one. All his mannerisms, all his way of speaking, his voice, everything is Balasaheb Thakre's. In fact, his ideas are also Balasaheb Thakre's. So, I think he saved his party, very frankly speaking. Otherwise, his party really and truly was looking at complete isolation. I mean, they had nowhere to go. Let's be very clear. With this, they have a future. That's what I think. Yes. Well, that's just about it for tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही. आप चैनल को लाइक करें अगर आपको पसंद आया हो. नहीं पसंद आया हो तो बिल्कुल लाइक मत करें. शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वो जो घंटी बज रही है ना, मतलब वहाँ पर क्लिक कर दीजिए. इट्स योर चैनल, डू रिमेंबर दैट. इट इज़ एब्सोल्युटली योर चैनल. और प्रदीप जी और मैं हमेशा ये कोशिश करते हैं कि आपके सामने हर विषय का हर पहलू रखा जाए. दैट्स इट. फिलहाल नेशन नाउ में सिर्फ इतना ही. आप अपने कमेंट्स भी भेजते रहें. वील ट्राई एंड टेक देम एज सून एज पॉसिबल. आपके ढेर सारे कमेंट्स आए. वील ट्राई एंड टेक देम आइदर टुमारो और डे आफ्टर. आपको मिलते हैं हम लोग कल यहीं पर. तब तक के लिए नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी. वंदे मातरम. वंदे मातरम. जय श्री राम. हर हर महादेव. हर हर महादेव.